नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप लोग भी अच्छे होंगे और आप लोग की AEE की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में नायर द्वारा आयोजित प्रमोशन टू ग्रुप बी पोस्ट अगेन 30% कोटा AEE यानी असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं, जो कि 19/10/2024 को कंडक्ट कराया गया था। इस वीडियो में ये क्वेश्चन पेपर का संपूर्ण डिटेल सोल्यूशन देखने वाले हैं। देख सकते हैं यहाँ पे आप लोग को बिल्कुल डिटेल्स ऑप्शन बाय ऑप्शन और साथ ही इसका सॉल्यूशन, इसका एक्सप्लेनेशन, सारी चीज़ें यहाँ पे डिटेल से किया हूँ। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है अगर आप 2026 में आप AEE की पेपर देने जा रहे हैं। दोस्तों, आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर इसका मॉक टेस्ट करवाइए, तो फाइनली इसके लिए कोर्स लॉन्च हो चुका है। वहाँ पे मॉक टेस्ट आप दे सकते हैं, टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट दे सकते हैं, फुल लेंथ मॉक टेस्ट दे सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का मॉक टेस्ट दे सकते हैं और अपनी तैयारी को और इम्प्रूव कर सकते हैं। दोस्तों, फाइनली SWR एजुकेशन पॉइंट के द्वारा यहाँ पे AEE ADE के द्वारा कोर्स लॉन्च कर दिया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कुल मिलाकर 461 आपके कंटेंट यहाँ पे अपलोड किए और रेगुलर बेसिस पे यहाँ पे अपलोड किए जा रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं सभी टॉपिक का यहाँ पे मॉक टेस्ट दिया गया है। लगभग 200 से 300 के आसपास में यहाँ पे मॉक टेस्ट है। उसके बाद फुल लेंथ मॉक टेस्ट है, आपका टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं एनर्जी कंजर्वेशन एंड ऑडिट का है, यहाँ पे कुल मिलाकर के यहाँ पे देख सकते हैं 8-10 टेस्ट दिए गए हैं। उसी प्रकार यहाँ पे अदर टॉपिक्स के भी देख सकते हैं, इन्वायरमेंट हो गया, उसके बाद एयर कंडीशनिंग का हो गया, RMPU का, LHB कोच का, GK CA हो गया, यानी संपूर्ण यहाँ पे देख सकते हैं। आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट आप भी दे सकते हैं, जो अपलोड किए जा रहे हैं। जैसे फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो है अभी तक यहाँ पे अपलोड 2 किए जा चुके हैं। जैसे आप लोग बताना चाहूँगा कि रेलवे LDC AEE 30% ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट यहाँ पे SWR एजुकेशन पॉइंट के द्वारा 25 जनवरी को लाइव किया गया था। अगर आप नहीं दिए हैं तो आप ये मॉक टेस्ट देख सकते हैं और आप अपने ऑल ओवर इंडिया में रैंक जान सकते हैं कि आपका रैंक क्या है। वही यहाँ पे पेड कोर्स के अंतर्गत में यहाँ पे देख सकते हैं कुल मिलाकर के आप लोग को 10 मॉक टेस्ट बिल्कुल डिटेल्स एनालिसिस के साथ में आप लोग को एनरोल करा रहे हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है आपका ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट, यहाँ पे इसका रिजल्ट भी पब्लिश किया जा चुका है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे कुल मिलाकर 112 अभ्यर्थी इसमें पार्टिसिपेट किए थे और यहाँ पे रैंक भी जारी किए थे आप लोग के कि कौन इसमें टॉपर हैं। जैसे मोहन जी, नरेंद्र, P मोहन यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड थर्ड पे थे। आप यहाँ पे इस क्वेश्चन पेपर का डिटेल सोल्यूशन भी देख सकते हैं। जैसे आप लोग वहाँ पे सबमिट करेंगे तो सारा डिटेल्स आ जाएगा। जैसे मैं इनका मोहन जी को खोल करके देखता हूँ तो यहाँ पे इनका पूरा डिटेल्स आ जाएगा कि कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं। जैसे इनका 133 नंबर है, यहाँ पे उनका देख सकते हैं, यहाँ पे टोटल क्वेश्चन 175 था, करेक्ट 144 हुआ, इनकरेक्ट यहाँ पे 31 हुआ और यहाँ पे उनका रैंक देख सकते हैं। साथ ही आप यहाँ पे सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। सॉल्यूशन आपको डिटेल्स दिया गया है। जैसे यहाँ पे पूरा ये क्वेश्चन हुआ, क्वेश्चन ये सही हुआ है, उसका यहाँ पे डिटेल्स यहाँ पे एनालिसिस किया गया है। इसी प्रकार यहाँ जनरल नॉलेज का भी है, आप जनरल नॉलेज भी यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे टेक्निकल पोर्शन है, आप बिल्कुल यहाँ पे पूरा सारे सोल्यूशन देख सकते हैं। तो ये आपके लिए मॉक टेस्ट काफ़ी हेल्पफुल होगा। ये मॉक टेस्ट आप लोग जरूर दें। बिल्कुल आप एग्ज़ाम देते हैं एग्जामिनेशन हॉल में, बिल्कुल सेम टू सेम वहाँ पे आप देखने को मिलेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका जो टेक्निकल सेक्शन में कितने सही हुए, जैसे इनके यहाँ पे 75.69 मार्क्स है। यहाँ पे देख सकते हैं उन्होंने 78 करेक्ट किया है, 7 इनकरेक्ट किया है, मार्क इनका नहीं है। उसके अलावा यहाँ पे देख सकते हैं पार्शली करेक्ट हो गया, अनअटेम्प्ट हो गया, ये सारे मेंशन किए गए। उसी प्रकार अदर सेक्शन में भी आप देख सकते हैं कि इनका क्या परफॉर्मेंस रहा है। साथ ही अगर आपको कोई लगता है कि क्वेश्चन पे डाउट है तो आप यहाँ से क्लिक करके 3 डॉट पे आप रिपोर्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। उनको डिटेल्स सोल्यूशन अवेलेबल करवाया जाएगा। अगर कोई क्वेश्चन गलत है या कुछ कन्फ्यूजन लग रही है तो इसके माध्यम से आप सोल्यूशन पा सकते हैं। तो दोस्तों, ये मॉक टेस्ट आपके लिए काफ़ी ही हेल्पफुल होने वाला है। बिल्कुल जो RRB अजमेर है उसी के पैटर्न पर यहाँ पे बिल्कुल सेट किया गया है। 175 क्वेश्चन हैं, जिसमें आपको टेक्निकल सेक्शन से आपके 85 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें से आपको 80 क्वेश्चन बनाने हैं। वही GK GS से और राजभाषा से आपको टोटल 55 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें से आपको मात्र 40 क्वेश्चन बनाने हैं। और यहाँ पे पार्ट C के अंतर्गत जो होते हैं आपका फिनांस एंड स्टोर से रिलेटेड, यहाँ पे वहाँ पे जो क्वेश्चन है कुल मिलाकर के 35 है, जिसमें से मात्र 30 क्वेश्चन बनाने हैं। तो बिल्कुल आपका सेम टू सेम जैसे RRB अजमेर
आपका पेपर लेगा, सेम टू सेम यहाँ पे ये आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जिससे आप लोग को एग्जाम में काफ़ी ही बेनिफिट होगा। आप लोग को विश्वास दिलाता हूँ कि जो भी इसमें कंटेंट दिए गए हैं काफ़ी ही आपके हेल्पफुल है और डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन आप लोग को हिट करेगा, तो आप लोग इसे जरूर जुड़ें। तो आप लोग अगर स्टडी मटेरियल की आवश्यकता है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, आपको स्टडी मटेरियल भी अवेलेबल करवा दिया जाएगा। तो बिना समय गंवाते हुए अब ये जो क्वेश्चन पेपर है इसका संपूर्ण सॉल्यूशन देखते हैं। पहला नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय विद्युत प्रणाली के एकीकृत संचालन को सुनिश्चित करने वाला शीर्ष निकाय कौन सा है, यानी व्हिच इज द एपेक्स बॉडी ऑफ इंश्योर इंटीग्रेटेड ऑपरेशन ऑफ द नेशनल पावर सिस्टम। तो इसके लिए कौन है, एनएलडीसी है, यानी राष्ट्रीय लोड डिस्पैच केंद्र है। ऑप्शन और आपका डी राइट होगा। एनएलडीसी जो है आपका भारत की राष्ट्रीय विद्युत प्रणाली को समेकित सुरक्षित संचालन के लिए शीर्ष निकाय होता है। यानी यहाँ पे देखिए एनएलडीसी ग्रिड कंट्रोल ऑफ इंडिया लिमिटेड पूर्व में आपका पीओएससीओ यानी पोस्को के अंतर्गत कार्य करता था। एनएलडीसी ग्रिड की स्थिरता हेतु आरएलडीसी और एसएलडीसी के साथ समन्वय करता है और ईसीआरसी टैरिफ और नीतियों का नियमन करता है, ग्रिड संचालन ये नहीं करते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे दिए गए थे, जो भी ऑप्शन में यहाँ पे दिए गए हैं सबका यहाँ पे डिटेल्स आप लोग को बता दिया। नेक्स्ट है 2 नंबर प्रश्न कि ईसीए सुरक्षा एवं विद्युत आपूर्ति नियम 2023 के अनुसार यदि सब स्टेशन आवासीय व्यवहारिक भवन के बेसमेंट में स्थित हो तो किस प्रकार ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। तो अगर बेसमेंट में हो उसमें आपका जो है ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन और आपका जो होगा बी राइट होगा, ओनली ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर। यहाँ पे देखें तो ईसीए जो विनियम है 2023 के अनुसार बेसमेंट में केवल जो है ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर की अनुमति है ताकि अग्नि जोखिम कम हो सके। ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर में तेल नहीं होता है, जिससे आग लगने का खतरा जो होता है कम होता है। तेल भरे ट्रांसफार्मर बंद स्थानों जैसे बेसमेंट में प्रतिबंधित होते हैं। सुरक्षा नियम मानव जीवन और संपत्ति की सुरक्षा पर यह केंद्रित है। नेक्स्ट है 3 नंबर प्रश्न, रेफ्रिजरेशन चक्र के दौरान रेफ्रिजरेंट किस भाग में ऊष्मा को बाहर निकालता है। यहाँ पे हीट रिजेक्ट की बात चर्चा कर रहा है, तो हीट रिजेक्ट कौन करता है, ये कंडेंसर करता है। तो ऑप्शन और आपका जो होगा बी राइट होगा। कंडेंसर से रेफ्रिजरेंट ऊष्मा बाहर निकलता है, वाष्प को द्रव में बदलता है। यहाँ पे देखें एवोपरेटर जो होता है ठंडे स्थान से ऊष्मा को अवशोषित करता है, यानी आपका जो है हीट एब्जॉर्ब का जो काम करता है आपका एवोपरेटर करता है। कंप्रेसर का कार्य क्या होता है, तो कंप्रेसर जो होता है रेफ्रिजरेंट को दाब और ताप को बढ़ाता है और आपका कंडेंसर हमेशा ऊष्मा वातावरण में छोड़ता है। तो ये आपका जो है इसी से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कंडेंसर आपका कंप्रेसर एवोपरेटर और एक्सपेंशन वाल्व जो है आपका प्रेशर को कम करता है। तो ये सारे यहाँ पे जो पार्ट्स हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ज़रूर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है पढ़ने या लिखने के लिए जो अधिक प्रकाश यानी इल्यूमिनेशन की आवश्यकता होती है, तो कम से कम जो आपको पढ़ने लिखने के लिए 300 लक्स से आपका ऊपर होना चाहिए। तो ऑप्शन और आपका जो होगा बी राइट होगा। देखिए मानव प्रकाश व्यवस्थाओं के अनुसार पढ़ने लिखने के लिए कम से कम आपको 300 लक्स से अधिक प्रकाश आवश्यकता होती है, ताकि आंखों पर जोर न पड़े और स्पष्ट दृष्टता बनी रहे। आपका लक्स प्रकाश की तीव्रता की इकाई है, तो आपका इल्यूमिनेशन जो मापा जाता है वो आपका लक्स में मापा जाता है। सामान्य जो आपका ऑफिस में होते हैं, जैसे सामान्य कार्यालय और अध्ययन कक्षों में जो प्राय होता है 300 से 500 लक्स आपके होते हैं। आंखों पर दबाव पड़ता है और कार्यदर्शा है यानी वर्क जो इफिशियंसी है रिड्यूस होता है। अब यहाँ पे डीजीए टेस्ट आपका परफॉर्मेड बाय, आपका डीजीए टेस्ट परीक्षित किसके द्वारा किया जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो डीजीए टेस्ट जो है आपका गैस क्रोमेटोग्राफी के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन और आपका जो होगा बी राइट होगा। देखिए ट्रांसफार्मर में डीजीए टेस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। समझते हैं कि डीजीए टेस्ट क्या होता है। ट्रांसफार्मर में तेल की डीजीए यानी आपका डिसॉल्व्ड गैस एनालिसिस होता है। डीजीए मतलब डिजॉल्व्ड गैस एनालिसिस होता है। आपका जांच गैस क्रोमेटोग्राफी द्वारा की जाती है, जिससे घुली गैसों की पहचान और आंतरिक दोषों का पता चलता है। इसमें क्या होता है, डीजीए के अंतर्गत हाइड्रोजन, मीथेन, एथिलीन, एसिटिलीन
जैसी गैसों की पता चलता है। विभिन्न गैस पैटर्न ओवरहीटिंग, आर्किंग और इंसुलेशन फेल्यूर को ये दर्शाते हैं। गैस क्रोमेटोग्राफी गैसों को अलग अलग कर सटीक मापन करती है। तो ये जो आपका डीजे टेस्ट है ट्रांसफार्मर में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में समझें कि डीजे टेस्ट क्या होता है। उसके बाद यहाँ पे RCBO किस स्थिति के अनुसार सुरक्षा प्रदान करता है। देखिए यहाँ पे स्विच गियर से रिलेटेड, तो RCBO जो है आपका अर्थ फॉल्ट और अर्थ लीकेज। दूसरा है यहाँ पे शॉर्ट सर्किट और यहाँ पे ऑल ऑफ द गिवन। तो यहाँ पे देखें तो आपका RCBO जो है ना, चाहे आपका ओवरलोड हो, चाहे अर्थ फॉल्ट हो, अर्थ लीकेज हो, शॉर्ट सर्किट हो, इस सभी कंडीशन में यहाँ पे वर्क करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन और आपका जो होगा डी राइट होगा। देखिए RCBO जो है आपका रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर विथ वो आपका ओवर करंट प्रोटेक्शन होता है। ठीक है, RCBO रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर विथ ओवर करंट प्रोटेक्शन होता है। ये जो है आपका दे प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट ओवरलोड, शॉर्ट सर्किट्स एंड अर्थ लीकेज फॉल्ट को भी सुरक्षा प्रदान करता है। तो RCBO आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। RCBO में क्या है, RCBO में आपका MCB और RCCB दोनों की कार्य क्षमता एक साथ होती है। ठीक है, यह उपकरणों और मानव जीवन दोनों को सुरक्षा प्रदान करता है। लीकेज करंट स्वतंत्र सीमा से अधिक होने पर RCBO ट्रिप हो जाता है। तो RCBO के अंतर्गत आपका MCB और RCCB दोनों का कार्य करता है। नेक्स्ट है 7 नंबर प्रश्न, सॉफ्ट स्टार्टर कंट्रोल मोटर की गति कैसे नियंत्रित की जाती है। सॉफ्ट स्टार्टर आपका ये जो सॉफ्ट स्टार्टर होते हैं वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी के द्वारा ये कंट्रोल होते हैं। तो ऑप्शन और आपका जो होगा सी राइट होगा। समझते हैं यहाँ पे सॉफ्ट स्टार्टर क्या होता है। सॉफ्ट स्टार्टर मोटर को धीरे धीरे वोल्टेज और आवृत्ति को नियंत्रित करके चालू करता है, जिससे आपका प्रारंभिक करंट और आपका यांत्रिक जो झटका होता है, मैकेनिकल जो आपका यहाँ पे स्ट्रेस होता है वह कम हो जाता है। सॉफ्ट स्टार्टर मोटर स्टार्ट करते समय इनरस करंट को कम करता है। क्या करता है, सॉफ्ट स्टार्टर जो है आपका इनरस करंट को जो है आपका कम कर देता है, यांत्रिक तनाव कम कर मोटर की आयु को बढ़ाता है। और VFD जो विपरीत सॉफ्ट स्टार्टर मुक्त स्टार्टिंग वोल्टेज नियंत्रित करता है। तो VFD जो है स्टार्टिंग वोल्टेज को नियंत्रित करता है और सॉफ्ट जो है आपका इंटरस करंट को कम करता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप यहाँ पे इसे जरूर नोट डाउन करेंगे। 8 नंबर प्रश्न है, लिफ्ट और कार काउंटरवेट के में समान सीमा से अधिक नीचे जाने में कौन सा सुरक्षा उपकरण रोकता है। देखिए लिफ्ट और कार काउंटरवेट समान सीमा से अधिक नीचे जाने पर उसमें अंतर्गत आपको आपका लिमिट स्विच इन पीट लगा होता है। तो ऑप्शन और आपका जो होगा जो है डी राइट होगा, यही रोकता है। पीट में लगा जो लिमिट स्विच होता है, पीठ में लगा जो आपका लिमिट स्विच होता है, सुरक्षित निचली सीमा पार होने पर आपका विद्युत आपूर्ति ये बंद कर देता है। यानी यहाँ पे देखें तो पीठ जो होता है आपका लिमिट स्विच एवं सुरक्षा इंटरलॉक का एक उपकरण है। पीठ क्या है, पीठ लिमिट स्विच जो है आपका सुरक्षा इंटरलॉक एक उपकरण है। यह आपका ओवर ट्रैवल से होने वाली आंतरिक क्षति को रोकता है और ओवर स्पीड गवर्नर गति नियंत्रित करता है, सीमा नहीं। ठीक है, तो ओवर स्पीड जो है आपका कौन नियंत्रित करता है, ये गवर्नर का काम है। जबकि आपका पीठ जो है आपका ये आपका इंटरलॉक डिवाइस है। ये कैसे काम करता है, तो आपका जो है लिमिट स्विच सूचित निचली सीमा पार होने पर विद्युत आपूर्ति को ये बंद करके ये आपको सेफ्टी इंटरलॉक का काम करता है। 9 नंबर प्रश्न है, एस्केलेटर सिस्टम में हैंडल को कौन से भाग सहारा देता है। इसमें देता है बेल स्ट्रेड। ठीक है, तो ऑप्शन और आपका एक राइट होगा। बेल स्ट्रेड एस्केलेटर का साइड स्ट्रक्चर होता है जो हैंडल को सहारा और मार्गदर्शन देता है। हैंडल एस्केलेटर के स्टेप्स के साथ समकालिक चलता है और बेल स्ट्रेड में हैंडल गाइड और सेफ्टी पैनल होते हैं। आपका काउंट प्लेट एस्केलेटर में प्रवेश और निष्कास बिंदु पर होती है। 10 नंबर है, लिफ्ट में कौन सा घटक भार वहन करता है और लिफ्ट कार को सहायता प्रदान करता है। कौन करता है, ये आपका कार सीलिंग करता है। तो ऑप्शन और आपका जो होगा डी राइट होगा। कार सीलिंग मुख्य भार वहन करने वाला फ्रेम होता है जो लिफ्ट कार को सहारा देता है और भार की रस्सी एवं साइड रेल की स्थानांतरित करता है। यानी यहाँ पे देखें तो कार जो सीलिंग में क्रॉस हेड और स्टाइल्स और सेफ्टी गियर माउंटिंग होती है। कार सीलिंग में क्या क्या होता है, तो क्रॉस हेड, स्टाइल्स और सेफ्टी गियर माउंटिंग होती है। यह संरचनात्मक मजबूती और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करती है। बफर लिफ्ट में निचले अंतिम बिंदु पर झटका अवशोषित
यह करता है। तो ऑप्शन और आपका होगा कार सीलिंग के अंदर ही ये सारे अवेलेबल होते हैं। 11वां प्रश्न है ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली के लिए कौन सा ISO मानक है। ऊर्जा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ISO आपका 50001, तो ऑप्शन नंबर आपका जो होगा बी राइट होगा, 5001। यहाँ पे देखें ISO जो है आपका 5001 ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली को स्थापित करने, लागू करने, बनाए रखने, सुधारने की आवश्यकताओं को निर्दिष्ट करता है। उसके बाद इंपॉर्टेंट और देख लेते हैं IS 9001 जो है आपका गुणवत्ता प्रबंधन है। IS जो है आपका 14001 जो है आपका पर्यावरण प्रबंधन से संबंधित है। और ISO आपको जो है 50001 जो है आपको पता है ऊर्जा खपत और लागत कम करने में मदद करता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट है 12वां प्रश्न सर्किट ब्रेकर में आर्क का निरोधन बुझाना किसके द्वारा किया जा सकता है। देखिए सर्किट ब्रेकर में जो आर्क का निरोधन बुझाना किसके द्वारा किया जा सकता है, ये जो किया जाता है ऑप्शन नंबर आपका सी, आर्क का डीआयोनाइजेशन तथा आयनित गैस को ठंडी ताजी गैस में बदलना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। सर्किट ब्रेकर में आर्क बुझाने के लिए आर्क पथ का डीआयोनाइजेशन किया जाता है तथा गर्म आयनित गैस को ठंडी ताजी गैस में बदला जाता है ताकि इंसुलेशन शक्ति पुनः प्राप्त हो सके। यानी आर्क आयनित वायु गैस से बना होता है और विद्युत धारा प्रवाहित करता है। आर्क को ठंडा करना और लंबा करना इसे शीघ्र निरोधन में सहायक होता है। SF6 जो होता है एयर ब्लास्ट और वैक्यूम ब्रेकर अलग अलग आर्क बुझाने तकनीकों में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न है आपका IP20 कोड में दूसरा अंक किस सुरक्षा को दर्शाता है। देखिए IP ये जो एक्सेस कोड है यानी 20 जो कोड है इसमें क्या दर्शाता है, तो डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन अगेंस्ट आपका इंग्रीस ऑफ वाटर विद हार्मफुल इफेक्ट्स। ऑप्शन और आपका जो होगा बी राइट होगा। पानी में प्रवेश से होने वाले हानिकारक प्रभाव की सुरक्षा की डिग्री होता है। यानी यहाँ पे देखिए IP कोड में पहला जो अंग ठोस वस्तुओं से सुरक्षा तथा दूसरा जो है पानी से सुरक्षा को यहाँ पे सुरक्षा प्रदान करता है। तो ध्यान रखिएगा पहला जो है आपका ठोस से, दूसरा जो है आपका पानी से। ठीक है, IP का अर्थ हुआ है आपका इनग्रेस प्रोटेक्शन। ठीक है, पहला अंक धूल और ठोस कणों को सुरक्षा दर्शाता है। ठीक है, दूसरा अंक जो है जितना अधिक होगा पानी से सुरक्षा उतना ही बेहतर होगी। तो ये काफ़ी यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं, आप इसे जरूर नोट डाउन करेंगे। दोस्तों आप लोगों को डिटेल्स यहाँ पे बताने का मेरा मकसद ये है कि डिपार्टमेंटल एग्जाम में है आपका क्वेश्चन जो है रिपीट होने की संभावना बहुत होती है या उससे जस्ट रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो उससे जितने भी संबंधित क्वेश्चन बन सकते हैं आप लोग को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोग ज़रूर नोट डाउन करें या वीडियो को 1 से 2 बार ज़रूर देखें। और मॉक टेस्ट के लिए आप जो है एप्लीकेशन पे ज़रूर जाएं, वहाँ पे सारे जो है क्वेश्चन है मॉक टेस्ट के रूप में अवेलेबल है। आप लोग को पता ही है कि ये जो एग्ज़ाम हो रहा है ऑनलाइन हो रहा है। ऑनलाइन आप लोग को मॉक टेस्ट देना चाहिए, इससे आपसे कोई एक्यूरेसी है वो बढ़ता है। और आपको ऐसे बुक पढ़ेंगे तो लगेगा कि सारी चीज़ें याद है, पर मॉक टेस्ट में आपको कन्फ्यूजन होती है। तो आप मॉक टेस्ट दे करके जो है अपनी वो कन्फ्यूजन को दूर कर सकते हैं और अपनी जो तैयारी है उसको और इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आप लोग जरूर जुड़ें। 14वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किस पैरामीटर में परिवर्तन से कैपेसिटर की धारिता अप्रभावित रहती है। थिकनेस ऑफ द फ्लैट्स। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। देखिए आपका धारिता डाइलेक्ट्रिक नियतांक प्लेट क्षेत्रफल और प्लेट के बीच की दूरी पर निर्भर करता है। धारिता डाइलेक्ट्रिक नियतांक प्लेट क्षेत्रफल और प्लेटों के बीच की दूरी पर निर्भर करती है, प्लेटों की मोटाई पर निर्भर नहीं करती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बार बार पूछा जाता है। तो यहाँ पे जो है प्लेटों को मोटाई पर आपका डिपेंड नहीं करता है। आप लोग जानते होंगे क्या होता है, धारिता C बराबर क्या होता है, एप्सिलॉन A/D होता है। ठीक है, प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ने से धारिता बढ़ती है और प्लेटों की दूरी बढ़ाने से धारिता घटती है। तो आप इसके अनुसार ही है कोरिलेट कर सकते हैं क्या बढ़ेगा क्या घटेगा। ठीक है, अब यहाँ पे प्रश्न है कि यदि 3 फैराड कैपेसिटर 2 वोल्ट की आपूर्ति दी जाए तो संचित आवेश कितना होगा। आप लोग सिंपली फार्मूला जानते होंगे, Q बराबर क्या होता है, CV होता है।
ठीक है। तो यहाँ पे आप निकालेंगे तो 6 कूलम्ब आएगा। तो आसान प्रश्न था, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट देख लेते हैं। जैसे धारिता की इकाई क्या होता है, आपका कैपेसिटेंस का जो यूनिट होता है आपका फैराड होता है, आवेश का कूलम्ब होता है, और समान वोल्टेज पर भी अधिक धारिता आवेश संग्रह करती है। तो ये ध्यान रखिएगा, हाई कैपेसिटेंस स्टोर मोर चार्ज एट सेम वोल्टेज। 60 नंबर प्रश्न है, एक ट्रांसफार्मर का फुल लोड कॉपर लॉस आपका 1600 वाट है, आधा लोड पर कॉपर लॉस कितना होगा। तो काफ़ी अच्छा प्रश्न है, एक सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर आपका 400 वाट होगा। कैसे होगा, कॉपर लॉस जो होता है आपका लोड ऑफ करंट के आपके स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ पे देखिए आपका जो है एट हाल्फ लोड करंट बिकम्स हाल्फ, सो कॉपर लॉस क्या होगा 1/2 के आपका स्क्वायर हो जाएगा। उन्हें आपका यहाँ पे दिया हुआ है आपका कॉपर लॉस, तो आपका 1600 होगा। तो कितना आएगा टोटल, यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो 400 वाट आएगा, ठीक है। यानी यहाँ पे देखिए जो कॉपर लॉस होता है आई स्क्वायर आर लॉस भी कहा जाता है। कॉपर लॉस को क्या कहते हैं, आई स्क्वायर आर लॉस भी कहते हैं। कॉपर लॉस लोड करंट के साथ बदलता है, यानी लोड जिस प्रकार से यहाँ पे वैरी होगा उसी प्रकार से आपका कॉपर लॉस यहाँ पे घटता बढ़ता है। कोर लॉस लगभग लोड से स्वतंत्र होता है। तो कोर लॉस जो है आपका लोड पे डिपेंड नहीं करता है, लोड बढ़ रहा है घटता उससे कोई मतलब नहीं होता है, और आपका जो कॉपर लॉस है इस पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा डायोड वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में उपयोग किया जाता है। देखिए वोल्टेज रेगुलेटर में जो है आपका जेनर डायोड का उपयोग किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा, आपका वोल्टेज रेगुलेटर जो है आपका जेनर डायोड है। इसे सारे आप लोग को यहाँ पे शॉर्ट नोट आपका जो है नोट्स भी अवेलेबल करवा दिया हूँ एप्लीकेशन पे, तो वहाँ पे आप विजिट कर सकते हैं। जेनर डायोड ब्रेकडाउन क्षेत्र में स्थित वोल्टेज बनाए रखता है, इसलिए इसे वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में उपयोग किया जाता है। यानी यहाँ पे देखिए तो जेनर डायोड रिवर्स ब्रेकडाउन क्षेत्र में कार्य करता है, यह पावर सप्लाई में स्थिर प्रेफरेंस वोल्टेज प्रदान करता है, और शॉर्टकी डायोड मुख्यतः जो है फास्ट स्विचिंग के लिए उपयोग किया जाता है। ओके, तो आपका जो है शॉर्टकी डायोड जो है फास्ट स्विचिंग के लिए उपयोग किया जाता है। 18 नंबर प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनिक्स में एसएमपीएस का पूरा नाम है। कई एक बार पूछा गया, 70% में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका राइट होगा स्विच मोड पावर सप्लाई होता है, ठीक है। एसएमपीएस से रिलेटेड भी क्वेश्चन बहुत सारे करवा रखे हैं। आपका देखिए यहाँ पे स्विच मोड पावर सप्लाई है, आपका एसएमपीएस आपका हो गया स्विच मोड पावर सप्लाई, जो उच्च दक्षता वाली पावर सप्लाई होती है, ठीक है। इसका उपयोग अगर देखें तो एसएमपीएस जो है रैखिक पावर इकाई की तुलना में अधिक दक्ष होता है, और यह उच्च स्विचिंग आवृत्ति पर कार्य करती है। एसएमपीएस आकार छोटी और हल्की होती है। नेक्स्ट है, गलत कथन को चुने। यहाँ पे आपका है कि एसीआर एक आपका बाई डायरेक्शनल डिवाइस है, तो एसीआर आपका बाई डायरेक्शनल नहीं होता है। उसके बाद यहाँ पे एसीआर इज ए कंट्रोल डिवाइस, इन एसीआर गेट द कंट्रोलिंग टर्मिनल, एसीआर आर यूज टू हायर पावर एप्लीकेशन। तो ये आपका सही इसका है, लेकिन ये नहीं है। यहाँ पे समझते हैं एसीआर एक दिशा में धारा प्रवाहित करता है, इसलिए आपका जो वाई डायरेक्शनल नहीं है, तो इसलिए वो गलत कथन है, ठीक है। एसीआर का पूरा नाम सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर होता है, ठीक है। सिलिकॉन कंट्रोलेड रेक्टिफायर होता है। एसीआर फॉरवर्ड वायस में गेट ट्रिगर मिलने पर करंट कंडक्ट करता है, और TRISC आपका द्युतिवास्मक थाइस्टर उपकरण है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपका जो टाइक जो है बाई डायरेक्शनल थाइस्टर डिवाइस है। तो यहाँ पे दोनों आप लोग बता दिए कि बाई डायरेक्शनल कौन है, आपका वन डायरेक्शनल कौन है। तो वन डायरेक्शनल में आपका जो है आपका एसीआर है, और आपका थाइक जो है आपका बाई डायरेक्शनल है। 20 नंबर प्रश्न है, यदि डीसी शंट मोटर की गति बढ़ाया जाए तो बैक ईएमएफ क्या होगा। देखिए डीसी शंट मोटर की अगर गति बढ़ाते हैं तो बैक ईएमएफ आपका इंक्रीज होगा, ठीक है। तो ऑप्शन आपका बी राइट होगा। क्यों होगा, बैक ईएमएफ गति के समानुपाती होती है, यानी ईबी बराबर ईबी प्रोपोर्शनल आपका एन होता है, इसलिए गति बढ़ने पर जो है आपका बैक ईएमएफ भी बढ़ेगा। बैक ईएमएफ मोटर में लगाए गए वोल्टेज का विरोध करता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बैक ईएमएफ क्या होता है, तो मोटर में जो वोल्टेज का विरोध करता है वही बैक ईएमएफ होता है। बैक ईएमएफ बढ़ने से आर्मेचर करंट घटता है, ठीक है, और डीसी शंट मोटर की गति लगभग स्थिर होती है। ओके, टू पैकेज निविदा प्रणाली क्या है। अब दोस्तों आप लोग को
जो है स्टोर एंड टेंडर एंड कॉन्ट्रैक्ट से संबंधित यहाँ पे सीरीज चला रहे हैं यूट्यूब चैनल पे, और आपको एप्लीकेशन पे भी अवेलेबल है। टेंडर एंड कॉन्ट्रैक्ट का बिल्कुल डिटेल्स यहाँ से आप लोग को क्लास करवा रहे हैं, वहाँ पे आप लोग को सारे क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, तो ज़रूर देखें। 2 पैकेज निविदा प्रणाली के रिगार्डिंग यहाँ पे काफ़ी क्वेश्चन करवा रखे हैं, पूरा इसका थ्योरी करवा रखे हैं क्या होता है। तो यहाँ पे 2 पैकेज निविदा प्रणाली में क्या होता है, सबसे पहले टेक्निकल आपका जो बीड होता है ओपन होता है, उसके बाद में फिनेंशियल बीड होता है। तो यहाँ पे देखें 2 पैकेज टेंडर प्रणाली में पहले तकनीकी बोली खोली जाती है और योग बोलदेताओं को वित्तीय बोली बाद में खोली जाती है। यानी 2 पैकेज प्रणाली मूल्य तुलना से पहले तकनीकी उपयुक्तता सुनिश्चित कराती है। अगर टेक्निकल बिड अगर क्लियर हुआ तभी आपको फाइनेंशियल बिड का मौका मिलेगा। यह टेंडर प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता बढ़ाती है। अयोग्य बोलदेताओं को वित्तीय बोली नहीं खुलती है। ठीक है। संशोधित SOP 2018 के अनुसार कोटेशन के अंतर्गत कार्य मामले में SAG ग्रेड अधिकारी का वित्तीय सीमा क्या है। सभी वित्तीय सीमा जो इनका है 10 लाख पर केस होता है। ठीक है। SOP का अर्थ होता है शेड्यूल ऑफ पावर, अधिकार अनुसूची होता है। ठीक है। वित्तीय शक्तियां अधिकारी ग्रेड और कार्य के प्रकार के अनुसार निर्धारित होता है। कोटेशन प्रणाली में छोटे मूल्य के कार्यों के लिए उपयोग की जाती है। 23वां प्रश्न है, कार्य की पूर्णता से संबंधित प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार किसका है। देखिए, कार्य से पूर्णता से संबंधित जो है आपका ये जारी किया जाता है नॉमिनेटेड सुपरवाइजर या इंजीनियर को। तो ऑप्शन और आपका जो होगा सी राइट होगा। ठीक है। कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र जो है नामित पर्यवेक्षक इंजीनियर द्वारा जारी किया जाता है, जो कार्य की निगरानी और सत्यापन करता है। ठीक है। पूर्णता प्रमाण पत्र यह पुष्टि करता है कि कार्य अनुबंध के अनुसार पूरा हुआ या नहीं। अंतिम बिल प्रक्रिया और भुगतान के लिए आवश्यक है। लेखा अधिकारी भुगतान की जांच करता है और कार्य की भौतिक पूर्णता है या नहीं। ठीक है। उसके बाद फोर्स मेजोर की स्थिति में क्या किया जा सकता है। देखिए, फोर्स मेजोर की स्थिति में डैश किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन। समय सीमा के विस्तार, कार्य का अस्थायी निलंबन, अनुबंध का समापन, दिए गए सभी, तो ये सभी किया जा सकता है। ठीक है। यानी आपका फोर्स मेजोर प्रकृति आपदा, युद्ध, महामारी की स्थिति में अनुबंध शर्तों को अनुसार समय विस्तार, अस्थायी निलंबन एवं अनुबंध समाप्त किया जा सकता है। यानी यहाँ पे देखें तो फोर्स मेजोर का अर्थ जो है अप्रत्याशित और नियंत्रण से बाहर की घटनाएं होती है। कोई अगर ऐसी आपदा आती है, ऐसा युद्ध आता है, ऐसा महामारी आता है जिसके कारण ये प्रभावित हुआ, तो उस पर ये वर्क करता है। ठीक है। यानी नियोक्ता और ठेकेदार दोनों को फ्रंट से ये सुरक्षा देता है। रेलवे अनुबंध में फोर्स मेजोर क्लॉज स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया है। 25वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन विक्रेता अनुमोदन एजेंसी नहीं है। यहाँ पे देखो विक्रेता अनुमोदन के बारे में पूछा है। RDSO, राइट्स, CLW और BLW। देखिए, राइट्स नहीं है और बाकी सभी है, तो ऑप्शन और आपका बी राइट होगा। यहाँ पे समझते हैं RDSO, CLW, BLW रेलवे के विक्रेताओं को अनुमोदित करते हैं। राइट्स मुख्यतः जो है परामर्श और निष्पादन एजेंसी है। यहाँ पे समझते हैं RDSO क्या है। तो RDSO जो है विक्रेता अनुमोदन और तकनीकी मानक जारी करता है। ठीक है। CLW, BLW जैसे उत्पादक इकाइयाँ कुछ विक्रेताओं को अनुमोदन देती है और यहाँ पे राइट्स जो है आपका इंजीनियरिंग परामर्श संस्थान के रूप में कार्य करता है। ओके, तो सारे यहाँ पे ऑप्शन आपको क्लियर हो गए होंगे। 26 नंबर प्रश्न है, ESC या ASC किसके लिए आवश्यक होता है। वेटिक में आपका जो है ESC और ASC रिक्वायर्ड फॉर किसके लिए होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका जो होगा ए राइट होगा, कैटेगरी ए आइटम्स। ठीक है। रेलवे में करें नियम के अनुसार आपका ESC या ASC जो है ये श्रेणी मदों के लिए अनिवार्य होता है। ठीक है। यहाँ पे देखिए ESC का मतलब होता है एस्टिमेट एनुअल कंजम्पशन और ASC का मतलब होता है एनुअल एंटीसिपेटेड कंजम्पशन। तो ये जो है पॉइंट आप जरूर ध्यान रखिएगा, इसका जो है आपका फुल फॉर्म भी याद करके रखना है, ये पूछ दिए जाते हैं। तो ये ESC क्या है और ASC क्या है, एनुअल एंटीसिपेटेड कंजप्शन और एस्टिमेटेड एनुअल कंजप्शन। ठीक है। 27 नंबर प्रश्न है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ WT। देखिए यहाँ फुल फॉर्म से भी रिलेटेड पूछ दिया गया है। तो WTP होता है व्हील, टायर एंड एक्सल। ऑप्शन नंबर आपका जो होगा सी राइट होगा। ओके। तो रेलवे इंजीनियरिंग के संदर्भ में आपका WTA का अर्थ होता है व्हील, टायर एंड एक्सल होता है, जो कोच और वैगन के महत्वपूर्ण घटक होते हैं। ठीक है। व्हील वाहन का भार वहन करता है और चलने में सहायता करता है। एक्सल दो पहियों को जोड़ता है और भार और टॉर्क को वहन करता है। टायर घिसाव से बचने हेतु व्हील एवं
आपका श्रिंक फिट किया जाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप जरूर ध्यान रखेंगे। व्हील का क्या कार्य है, एक्सल का क्या कार्य है। 28 नंबर प्रश्न, यदि किसी मद के लिए मांग उत्पन्न हो चुकी है और निविदा जारी हो गई है तो उस श्रेणी में आएगा। तो किस श्रेणी में आएगा, ये जो आएगा आपका अनकवर्ड ड्यूज। ठीक है, तो ऑप्शन और आपका जो होगा सी राइट होगा। कैसे होगा, जब मांग उत्पन्न हो जाती है और टेंडर जारी हो जाता है लेकिन सामग्री प्राप्त नहीं होती है तो इसे आपका अनकवर्ड ड्यूज माना जाता है। यानी ये देखिए, तो कवर्ड ड्यूज का अर्थ है किसी सप्लाई ऑर्डर जारी हो चुका है और अनकवर्ड का मतलब है लंबित है, वो जारी नहीं हुआ है। बफर स्टॉक आपातकालीन उपयोग हेतु उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे जो भी यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं उसको यहाँ पे क्लियर कर दिया गया। नेक्स्ट है 29 नंबर प्रश्न, एलएचबीएससी कोर्स में प्रदान किए गए मुख्य पावर ट्रांसफार्मर की क्षमता क्या है। यहाँ पे मेन ट्रांसफार्मर के बारे में पूछ रहा है कि मेन पावर ट्रांसफार्मर की क्षमता क्या होता है। इसमें आपका 60 केवी का होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो ऑप्शन सी राइट होगा। देखिए, एलएचबीएससी कोच में सहायक विद्युत आपूर्ति हेतु जो 60 केवी ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, एलएचबी का कभी कभी पूछ देता है कि फुल फॉर्म क्या है, तो आपका लिंक हॉफमैन कोच होता है, डिजाइन कोच होता है। ठीक है, ट्रांसफार्मर लाइटिंग, एसी और सहायक सर्किट के लिए विद्युत देता है। उच्च क्षमता ऑनबोर्ड विद्युत लोड को स्थिर रूप से संभालने में सहायक होता है। 39वां प्रश्न, एलएचबी कोच में WRA का पूरा नाम क्या है। WRA होता है वाटर अरेंजिंग एपरेटस। तो ऑप्शन और आपका जो होगा बी राइट होगा। ठीक है, एलएचबी कोच में WRA का अर्थ है वाटर अरेंजिंग एपरेटस होता है, जिसका उपयोग पानी को उठाने और टैंकों तक पहुंचाने में किया जाता है। WRA कोच के शौचालय और पेंट्री में निरंतर पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करता है। इसमें सामान्यतः पंप, मोटर और कंट्रोल यूनिट होते हैं। यात्रियों की स्वच्छता हेतु WRA सही कार्य करना आवश्यक है। 31 नंबर प्रश्न है, MVSL2 में अर्थ फॉल्ट होने पर डीजे रिले द्वारा ट्रिप होगा। किसके द्वारा होगा, QOA के द्वारा ट्रिप होता है। QA रिले जो है MVSL सर्किट में अर्थ फॉल्ट सुरक्षा प्रदान करता है और अर्थ फॉल्ट होने पर आपका जो है डीजे ट्रिप कर जाता है। डीजे इलेक्ट्रिक लोको को मुख्य सर्किट ब्रेकर होता है। तो ध्यान रखिएगा, डीजे जो इलेक्ट्रिक लोको में क्या है, मुख्य सर्किट ब्रेकर होता है। अर्थ फॉल्ट सुरक्षा इंसुलेशन क्षति और आग खतरे को बचाती है। सुरक्षा रिले दूषित सर्किट को स्वतः अलग कर देता है। 32 नंबर प्रश्न है, सहायक नियंत्रण परिपथ निम्न में से कौन सा रिले लगाया जाता है। कौन सा लगाया जाता है, ये जो लगाया जाता है आपका जो होगा 100, आपका जो होगा ऑप्शन नंबर Q100, ऑप्शन नंबर आपका जो होगा सी राइट होगा। ठीक है, Q100 रिले सहायक नियंत्रण सर्किट में नियंत्रण एवं इंटरलॉकिंग कार्य के लिए उपयोग किया जाता है। सहायक सर्किट स्टार्टिंग सुरक्षा और संकेत प्रणाली को नियंत्रित करते हैं। कंट्रोल रिले सुरक्षा संचालन क्रम सुनिश्चित कराते हैं और प्रोटेक्टिव रिले समांतर स्थिति में कार्य करते हैं। 33 नंबर प्रश्न है कि J1 और J2 आपका रिवर्सर किसके द्वारा संचालित किए जाते हैं। किसके द्वारा किए जाते हैं, तो आपका MPJ के द्वारा किए जाते हैं। तो ऑप्शन आपका जो होगा बी राइट होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक लोको में कंट्रोल सर्किट में J1 और J2 आपका रिवर्सर MPJ कॉन्टैक्टर द्वारा संचालित होते हैं। ठीक है, यानी रिवर्स हर मोटर की घूर्णन दिशा बदलता है। MPJ एक इंटरलॉकिंग कंट्रोल आपका कॉन्टैक्टर होता है। आपका रिवर्सर का सही संचालन सुरक्षित ट्रैक्शन दिशा नियंत्रण सुनिश्चित कराती है। 34 नंबर प्रश्न है, WAG7 लोको में C107 कॉइल में अर्थ फॉल्ट हो जाए तो कौन सा फ्यूज पिघलेगा। इसमें आपका CCA होगा। तो ऑप्शन आपका जो होगा बी राइट होगा। CCA फ्यूज 107 कॉइल को सप्लाई देने वाले कंट्रोल सर्किट की सुरक्षा करता है और अर्थ फॉल्ट होने पर वह पिघल जाता है, यानी फ्यूज सर्किट को ओवर करंट और फॉल्ट से सुरक्षा देती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरूर नोट डाउन कर रखेंगे। अर्थ फॉल्ट में अत्यधिक धारा प्रवाहित होती है, सही फ्यूज समन्वय उपकरण क्षति से बचाता है। तो ये भी पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अर्थ फॉल्ट में क्या होता है, अधिक धारा प्रवाहित होती है। 35 नंबर प्रश्न है, RS बाल्व का तकनीकी नाम क्या है। देखिए, RS बाल्व का तकनीकी नाम जो है आपका D1/D2 पायलट वाल्व। ठीक है, तो RS बाल्व तकनीक का नाम है D1/D2 पायलट वाल्व, जो ब्रेकिंग नियंत्रण प्रणाली में उपयोग होता है। RS बाल्व ब्रेकिंग सर्किट में वायु प्रवाहित नियंत्रित करता है। ठीक है, बाल्व का सही संचालन स्वचित ब्रेकिंग प्रतिक्रिया सुनिश्चित कराती है। 36 नंबर प्रश्न है, EMU रेक में यदि एक एयर स्प्रिंग फेल हो जाए तो अधिकतम गति कितनी होगी। EMU रेक में यदि एक आपका एयर स्प्रिंग फेल हो जाए तो आपका 60 किलोमीटर पर घंटा के हिसाब से चलेगा। तो ऑप्शन सी राइट होगा। EMU संचालन
नियमों के अनुसार यदि एक एयर स्प्रिंग फेल हो जाए तो ट्रेन की अधिकतम गति जो है 60 किमी घंटा तक सीमित कर दी जाती है। ठीक है, आपका एयर स्प्रिंग सवारी आराम और भार संतुलन प्रदान करता है। एयर स्प्रिंग फेल होने पर सस्पेंशन स्थिरता प्रभावित होती है। गति प्रतिबंध दोष आपका स्थित और सुरक्षित संचालन सुनिश्चित कराता है। पूर्ण चार्ज अवस्था में बैटरी की विशिष्ट गुरुत्व क्या होता है? तो 1.220 होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। पूरी तरह से चार्ज लेड एसिड बैटरी इलेक्ट्रोलाइट का विशिष्ट घनत्व जो है आपका 1.220 होता है। ठीक है, विशिष्ट घनत्व बैटरी के चार्ज स्थिति को दर्शाता है। कम विशिष्ट घनत्व डिस्चार्ज बैटरी को दर्शाता है। बैटरी का विशिष्ट घनत्व मापने के लिए हाइड्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, जरूर ध्यान करके रखेंगे। दो क्रमागत स्पैन लंबाई के बीच अंतर नहीं होना चाहिए। आपका 18 मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। ऑप्शन आपका सी राइट होगा। ओएचई डिजाइन मानकों के अनुसार दो क्रमागत स्पैन लंबाई के बीच जो अंतर 18 मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए ताकि यांत्रिक स्थिरता बने रहे। ओएचई स्टैंड ओवर हेड इक्विपमेंट, ठीक है, उचित स्पैन लंबाई तनाव समान वितरण सुनिश्चित कराती है। 39वां प्रश्न है, एसी ट्रैक्शन में सपोर्ट पर समानता इनकम्प्रेस कितना होता है? एसी ट्रैक्शन में जो समान इनकम्प्रेस होता है वो आपका बी 1.4 मीटर होता है। ठीक है, एसी ट्रैक्शन उसी मानक के अनुसार सपोर्ट पर समान इनकम्प्रेस जो है 1.4 मीटर रखा जाता है ताकि यांत्रिक क्लियरेंस और स्थिरता बनी रहे। इनकम्प्रेस मस्त और कॉन्टैक्ट वायर के बीच साइज की दूरी होती है और उचित इनकम्प्रेस यांत्रिक टकराव को बचाता है। इनकम्प्रेस ट्रैक ज्योमेट्री और गति के अनुसार यह बदल जाती है। और आज का अंतिम प्रश्न है, टर्न आउट की अनिवार्य आपका संरचना पर समांतर इनकम्प्रेस दिया जाता है। कितना दिया जाता है? 0.m टर्न आउट OHE एंड 1.4m मेन लाइन OHE। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका जो होगा सी राइट होगा, सॉरी बी राइट होगा। ये आपका सी गलत है। टर्न आउट के पास अनिवार्य संरचना में टर्न आउट OHE के लिए आपका 0.9 मीटर, मुख्य लाइन पर OHE के लिए 1.4 मीटर इनकम्प्रेस रखा जाता है। टर्न आउट क्षेत्र में सीमित स्थान होने से कम इनकम्प्रेस रखा जाता है और मुख्य लाइन में स्थिरता हेतु मानक इनकम्प्रेस रखा जाता है। इनकम्प्रेस संयोजन पेंटोग्राफ की स्वचित गति सुनिश्चित कराती है। तो 41 नंबर प्रश्न है कि संपर्क की ऊंचाई में परिवर्तन बहुत धीरे धीरे किया जाना चाहिए इससे बचने के लिए। तो किससे बचने के लिए किया जाता है? ये जो होता है आप लोग का यहाँ ऑप्शन नंबर आपका डी सभी होगा। जैसे आपका संपर्क तार को पेंटोग्राफ के बीच ढीला संपर्क, पेंटोग्राफ द्वारा संपर्क तार पर अधिक दबाव और खराब करंट संग्रहण के लिए, ये सभी के लिए आपको ये चीज़ें करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। यहाँ पे सोल्यूशन देखें तो यदि संपर्क तार की ऊंचाई अचानक बदलती है तो पेंटोग्राफ का संपर्क ढीला हो सकता है, अत्यधिक जो है दबाव पड़ सकता है और करंट संग्रहण खराब हो सकता है। इसलिए ऊंचाई का परिवर्तन धीरे धीरे किया जाता है। संतुलित आपका ऊंचाई परिवर्तन से पेंटोग्राफ का संपर्क स्थिर रहता है। अचानक ऊंचाई बदलने से घिसावट और क्षति बढ़ती है और उचित करंट संग्रहण सही संपर्क दबाव पर निर्भर करता है। 42वां प्रश्न है, रेड जोन के लिए OHE संरचनाओं के डिजाइन में अधिकतम वायु दाब कितना माना जाता है? तो ये रेड जोन में होता है 150 kgf पर मीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर आपका जो होगा सी राइट होगा। रेड विंडो जोन में आपका OHE संरचनाओं को डिजाइन 150 kgf अधिकतम वायु दाब को ध्यान में रखकर की जाती है ताकि आपका सुरक्षित और मजबूती बने रहे। यानी आपका जो है वायु दाब सीधी मस्तूल और फाउंडेशन डिजाइन को प्रभावित करता है और उच्च वायु क्षेत्र में अधिक मजबूत संरचनाओं की आवश्यकता होती है। OHE की सुरक्षा सही वायु भार गणना पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट है आपका OHE में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? OHE से संबंधित यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। जी जंपर को ओवरलैपिंग स्पैन में ही अनिवार्य रूप से लगाया जाना चाहिए। OHE व्यवस्था में विद्युत निरंतरता और सही करंट प्रवाह बनाए रखने के लिए जी जंपर को ओवरलैपिंग स्पैन में ही लगाया जाता है। जी जंपर ओवरलैप में विद्युत निरंतरता बनाए रखता है। गलत स्थान पर लगाने से करंट बाधित हो सकता है। नेक्स्ट है, OHE में जब लेवल क्रॉसिंग गेट के पास पहुंचे तो संपर्क तार की ऊंचाई कितनी होती है?
आपका जब वो चीज़ जब लेवल क्रॉसिंग गेट के पास पहुँचे तो संपर्क तार की ऊंचाई जो है आपका नाइदर रिड्यूस और नॉट इंक्रीज। तो ऑप्शन नंबर आपका जो होगा आपका डी राइट होगा। नहीं घटाई जाती है और नहीं बढ़ाई जाती है, यानी स्थायी रहती है। लेवल क्रॉसिंग गेट पर संपर्क तार की जो ऊंचाई है स्थिर रखी जाती है ताकि जो है पैंटोग्राफ स्वच्छित रूप से कार्य करे और आवश्यक क्लियरेंस बना रहे। तो इसीलिए इसमें ना रिड्यूस किया जाता है और ना ही इंक्रीज किया जाता है। यहाँ पे देखें तो मानक ऊंचाई से यांत्रिक बाधा नहीं होती है। क्रॉसिंग पर सुरक्षा दूरी बनाए रखना आवश्यक है और पेंटोग्राफ की जो है स्थिरता सामान्य तार ऊंचाई पे डिपेंड करता है। 45 नंबर प्रश्न है, लोड सेक में OH की न्यूनतम ऊंचाई से कम नहीं होनी चाहिए। कितनी से कम नहीं होना चाहिए? तो 5.80 से कम नहीं होनी चाहिए। तो ऑप्शन आपका जो होगा बी राइट होगा। आपका लोको शेड में जो है स्वच्छित संचालन और रखरखाव के लिए OH की न्यूनतम ऊंचाई जो है 5.80 मीटर रखी जाती है। पर्याप्त ऊंचाई आकस्मिक संपर्क से बचाता है। साथ ही आपका रखरखाव की सुरक्षा ऊर्ध्वाधर दूरी पर डिपेंड करता है। लोको सीड मानक विद्युत सुरक्षा नियमों पर आधारित है। नेक्स्ट है 25 के भी OH के लिए स्वच्छित न्यूनतम कार्य दूरी कितना होता है? 25 के भी OH के लिए न्यूनतम स्वच्छित कार्य दूरी जो है आपका 200 आपका mm है। तो ऑप्शन आपका जो होगा सी राइट होगा। 25 के भी एसी ट्रैक्शन प्रणाली में विद्युत फ्लैश ओवर दुर्घटनाओं से बचने के लिए न्यूनतम जो स्वच्छित दूरी आपका 200 मिमी आपका रखा गया है। स्वच्छित दूरी विद्युत आर्किंग से बचाती है। उच्च वोल्टेज से कड़ी सुरक्षा दूरी आवश्यक होती है। साथ ही रखरखाव के समय OH सुरक्षा नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। नेक्स्ट है OH में वह फिटिंग कौन सी होती है जो संपर्क तार का भार कैटनरी तार तक स्थानांतरित करती है? तो कौन सा होता है? ये होता है आपका ड्रॉपर। तो ऑप्शन और आपका जो होगा बी राइट होगा। ड्रॉपर संपर्क तार को कैटनरी तार से जोड़ते हैं और संपर्क तार का भार कैटनरी तार पर स्थानांतरित करते हैं। यानी आपका जो है ड्रॉपर संपर्क तार की सही प्रोफाइल बनाए रखता है। साथ ही वे भार का मान वितरण सुनिश्चित करते हैं। गलत ड्रॉपर दूरी पैंटोग्राफ संपर्क को प्रभावित कर सकता है। 48 नंबर प्रश्न है, OH के कठिन स्थानों पर PTFE शॉर्ट न्यूट्रल सेक्शन लगाया जा सकता है। इसे स्टॉप सिग्नल से कितनी दूरी पर लगाया जा सकता है? तो इसको जो दूरी होता है आपका 400 मीटर। तो ऑप्शन और आपका जो होगा डी राइट होगा। कठिन स्थानों पर PTFE शॉर्ट न्यूट्रल सेक्शन से स्टॉप सिग्नल से कम जो दूरी होती है 400 मीटर पहले लगाया जाता है ताकि जो है सुरक्षित संचालन सुनिश्चित हो सके। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर ध्यान रखेंगे। आपका जो है कठिन स्थानों पर आपका PTFE शॉर्ट न्यूट्रल सेक्शन से स्टॉप सिग्नल से कम दूरी है आपका 400 मीटर पहले लगाया जाता है। न्यूट्रल सेक्शन फेज शॉर्ट सर्किट से बचाता है। साथ ही PTFE जो है उच्च इंसुलेशन और टिकाऊपन देता है। ठीक है, सही स्थान से लोगों का सुरक्षित आपका कोस्टिंग संभव होता है। नेक्स्ट है OH में 63 मीटर स्पैन में ड्रॉपर की संख्या कितनी होती है? OH में 63 मीटर स्पैन में ड्रॉपर की संख्या कितनी होती है? इसमें टोटल ड्रॉपर जो होंगे आपका 8 होंगे। मानक आपका जो है 63 OH स्पैन में सही ज्योमेट्री और भार संतुलन बनाए रखने के लिए 8 ड्रॉपर होते हैं। ड्रॉपर की संख्या स्पैन की लंबाई पर डिपेंड करती है। समान दूरी पैंटोग्राफ को सुचारू गति से सुनिश्चित करती है। साथ ही आपका गलत ड्रॉपर संख्या से करंट आपका संग्रहण का प्रभाव पड़ता है, प्रभावित होता है। OH में एसी कैटनरी के लिए हार्ड ड्रॉन कॉपर के स्थान पर कैडमियम कॉपर का उपयोग क्यों किया जाता है? तो ऑप्शन आपका एक राइट होगा। कैटनरी की तन्य शक्ति बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन और आपका जो होगा एक राइट होगा। कैडमियम कॉपर की तन्य शक्ति हार्ड ड्रॉन कॉपर से अधिक होती है, इसलिए आपका कैटनरी में उपयोग किया जाता है। आपका अधिक तन्य शक्ति से झुकाव कम होता है। यांत्रिक मजबूती से सेवा आयु बढ़ाती है। कैटनरी तार को वायु और तनाव भार सहन करना होता है। नेक्स्ट है OH में संपर्क तार का आपका जो है ब्रेकिंग लोड कितना होता है? OH में संपर्क तार का जो ब्रेकिंग लोड होता है आपका 3500 kg होता है। तो ऑप्शन आपका जो होगा डी राइट होगा। OH में
प्रयुक्त संपर्क तार का मानक ब्रेकिंग लोड जो है सामान्यतः 3500 किग्रा होता है, जिससे यांत्रिक मजबूती और सुरक्षा सुनिश्चित करती है। अधिक ब्रेकिंग लोड से तार टूटने की संभावना कम होती है। साथ ही जो है आपका संपर्क तार को हवा और पैंटोग्राफ बल सहन करना होता है। ओएचई डिजाइन में सेफ्टी फैक्टर लागू किया जाता है। नेक्स्ट है ओएचई में आपका लार्ज स्पैन एंडिंग क्लैंपर का कलर कोड क्या होता है। ओएचई में लार्ज स्पैन एंडिंग क्लैंपर जो होता है क्लैंपर, उसका जो कलर होता है आपका इनमें से कोई नहीं, यानी आपका नीला, हरा और लाल दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर आपका सी लाल होगा। ओएचई में आपका लार्ज स्पैन एंडिंग क्लैंप की पहचान के लिए लाल रंग का कोड चिन्हित किया जाता है, यानी कलर कोडिंग से फिटिंग की पहचान जल्दी होती है। साथ ही आपका जो है लाल रंग उच्च भार का महत्वपूर्ण फिटिंग को दर्शाता है। मानकीकरण से इंस्टॉलेशन त्रुटियां कम होती है। नेक्स्ट है ओएचई में एटीडी के पीओएच के दौरान कौन सा आइटम अनिवार्य रूप से बदला जाता है। तो कौन सा बदला जाता है, तो ऑप्शन आपका जो होगा यहाँ पे जो होगा ऑल बेरिंग, सभी बेरिंग बदले जाते हैं। एटीडी के पीओएच के दौरान सुचारू संचालन और विश्वसनीयता हेतु सुनिश्चित करने हेतु सभी बेरिंग बदल दी जाती है। ठीक है, यानी बेरिंग घिसावट और थकान से प्रभावित होता है। बेरिंग बदलने से अचानक खराबी से बचाव होता है। आपका पीओएच से एटीडी की यांत्रिक आयु बढ़ती है। नेक्स्ट है 54 नंबर, टीआरडी में ट्रांसफार्मर का पीआई किसकी स्थिति स्वास्थ्य जानने के लिए निकाला जाता है। टीआरडी में ट्रांसफार्मर का पीआई मान जो है आपका इंसुलेशन का आपका स्वास्थ्य जानने के लिए निकाला जाता है। तो ऑप्शन आपका जो होगा बी राइट होगा। ठीक है, पीआई यानी पोलराइजेशन इंडेक्स मान समय के साथ इंसुलेशन रेजिस्टेंस माप कर ट्रांसफार्मर की इंसुलेशन की स्थिति को बताता है। पीआई बराबर आईआर एट 10 मिनट पर आईआर एट 1 मिनट। ठीक है, उच्च पीआई अच्छा इंसुलेशन को दर्शाता है। साथ ही आपका कम जो है पीआई नमी या इंसुलेशन यानी खराबी को दर्शाता है। तो ये जरूर ध्यान रखेंगे। साथ ही टीएसएस में अर्थिंग लेवल फुट की लंबाई कितनी होती है। टीएसएस में जो होता है आपका अर्थिंग की लंबाई 4 मीटर होती है। तो ऑप्शन आपका जो होगा एक राइट होगा। ट्रैक्शन सबस्टेशन में मानक अर्थिंग इलेक्ट्रोड की लंबाई 4 मीटर होती है, जिससे प्रभावी अर्थिंग सुनिश्चित होती है। सही अर्थिंग उपकरण जो है कर्मचारियों को सुरक्षा करती है। साथ ही आपका कम रेजिस्टेंस जो है फॉल्ट करंट को सुरक्षित निकल जाता है। अर्थ रेजिस्टेंस की नियमित जांच इसमें आवश्यक होती है फॉर सेफ्टी पर्पस। नेक्स्ट है 56 नंबर, टीआरडी में ओसीआरआई किसके विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है। टीआरडी में ओसीआर जो है आई जो है आपका किसे प्रभावित करता है, सडन रेज करेंट ड्यू टू अर्थ फॉल्ट। तो ऑप्शन नंबर आपका जो होगा देख लें तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। ठीक है, अर्थ फॉल्ट से धारा का अचानक बढ़ने से। ठीक है, OCRI अर्थ फॉल्ट के कारण धारा अचानक वृद्धि होने पर कार्य करता है, उपकरणों की क्षति को बचाता है। OCR मतलब होता है ओवर करंट रिले। ठीक है, आपका फॉल्ट स्थिति के तुरंत ट्रिप कर देता है। उसके बाद है डीपीआर रिले इज यूज्ड इन टीएसएस। तो टीएसएस में डीपीआर रिले किसके लिए उपयोग होता है। तो टीएसएस में जो डीपीआर रिले है वो आपका ओएचई प्रोटेक्शन के लिए होता है। तो ऑप्शन आपका जो होगा बी राइट होगा। ठीक है, डीपीआर जो होता है डायरेक्शनल पावर रिले जो होता है टीएसएस में मुक्त ओएचई की सुरक्षा के लिए किया जाता है। डीपीआर शक्ति प्रवाह की दिशा को पहचानता है। साथ ही यह खराब ओएचई सेक्शन को अलग करने में मदद करता है। वही बैकअप फीडिंग फॉल्ट से भी बचाव करता है। नेक्स्ट है टीआरडी में पीटीयू कहाँ रखा जाता है। टीआरडी में पीटीयू जो है ऑल द 3 लोकेशन सभी स्थान पर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका जो होगा डी राइट होगा। ठीक है, पीटीयू को वोल्टेज मापन एवं सुरक्षा हेतु आवश्यकता अनुसार टीएसएस, एसपी और एसएसपी तीनों स्थान पर लगाया जाता है। पीटीयू उच्च वोल्टेज को मापने हेतु कम करता है। सुरक्षा और मीटरिंग सर्किट में उपयोग होता है। रिले के सुरक्षित संचालन को यह सुनिश्चित कराता है। नेक्स्ट है आपका रेलवे विद्युतीकरण में एसीडी का अर्थ क्या है। रेलवे विद्युतीकरण में आपका एसीडी का अर्थ होता है स्टैंडर्ड इरेक्शन ड्राइविंग। ठीक है, मानक स्थापना ड्राइंग। ठीक है, तो स्टैंडर्ड इरेक्शन
ड्राइंग होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। ठीक है, एसीडी का था स्टैंडर्ड इरेक्शन ड्राइंग, जिसके विद्युतीकरण कार्य के लिए मानक आपका इंस्टॉलेशन निर्देश दिए जाते हैं। एसीडी से इंस्टॉलेशन में समानता बनी रहती है। फील्ड इंजीनियरिंग इसे संदर्भ के रूप में उपयोग करते हैं। इंस्टॉलेशन की गतियाँ आपका जो एरर है वो कम होती है इससे। 60वां प्रश्न है, टीआरडी में 2x25 के भी एसी प्रणाली 160 किमी पर घंटा OHE में आपका ऑब्लिगेटरी मस्त पर आदर्श ट्रैक सेपरेशन होता है। तो क्या होता है, तो 290 mm टू 550 mm, ठीक है, 290 mm टू 550 mm। 150 किमी घंटा गति वाला 2x25 के भी OHE प्रणाली में आपका ऑब्लिगेटरी मास्ट पर जो है आदर्श ट्रैक सेपरेशन जो है 290 mm से 550 mm रखा जाता है, जिससे विद्युत सुरक्षा और यांत्रिक स्थिरता बनी रहती है। नेक्स्ट है 61 नंबर, WAG-12V लोकोमोटिव में कितने ट्रैक्शन मोटर होते हैं। WAG-12V में कुल मिलाकर के जो है 8 है। तो ऑप्शन और आपका जो होगा और सी राइट होगा। ठीक है, WAG-12V उच्च गति वाली विद्युत मालगाड़ी लोको जिसमें भारी खिंचाव के लिए 8 ट्रैक्शन मोटर लगे होते हैं। अधिक ट्रैक्शन मोटर से अधिक आपका खिंचाव बल मिलता है। साथ ही आपका WAG-12 जो है भारी माल गलियारों में इसका उपयोग किया जाता है। वितरित ट्रैक्शन से चिपकाव बेहतर होता है। नेक्स्ट है 3 फेज इंडक्शन मोटर टाइप जो है आपका 6FRA6068 पर कौन से परीक्षण किए जाते हैं। ये जो किए जाते हैं सभी, जैसे इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट हो गया, आपका इंडक्टेंस आपका मेजरमेंट हो गया, कोर लॉस परीक्षण हो गया, तो ये सभी होते हैं। तो ऑप्शन आपका डी राइट होगा। ठीक है, 3 फेज इंडक्शन मोटर की स्थिति जांचने के लिए IR इंडेक्स और कोर लॉस परीक्षण सभी किए जाते हैं। नेक्स्ट है 63 नंबर प्रश्न, किस 3 फेज लोकोमोटिव में ट्रैक्शन मोटर पूरी तरह से सस्पेंड होती है। किस 3 फेज लोकोमोटिव में ट्रैक्शन मोटर पूरी तरह से सस्पेंड होती है। तो WAP5 में, ठीक है, WAP5 में। तो ऑप्शन और आपका जो है एक राइट होगा। WAP5 लोको में ट्रैक्शन मोटर पूरी तरह से सस्पेंडेड होती है, जिसके आपका अनप्रसंग मास कम होता है और उच्च गति पर मसूद रनिंग मिलती है। पूरी तरह से सस्पेंडेड मोटर से ट्रैक घिसावट कम होती है। नेक्स्ट है यहाँ पे देखें तो WAP5 जो है उच्च गति वाला एक यात्री लोको है। ठीक है, WAP7 लोकोमोटिव में फॉल्ट को स्वीकार करने के लिए किस स्विच का उपयोग किया जाता है। WAP7 लोकोमोटिव में जो फॉल्ट को स्वीकार करने वाले जो स्विच होता है वो होता है WPFA। WPFA ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। WAP7 लोको में फॉल्ट संकेत को स्वीकार करने के लिए सिस्टम रीसेट करने के लिए WPFA स्विच का उपयोग किया जाता है। WPFA फॉल्ट दूर करने के बाद रीसेट में मदद करता है। साथ ही फॉल्ट हटने के बाद ही इसका उपयोग किया जाता है। फॉल्ट अवस्था में गलती से स्टार्ट होने से बचाता है। नेक्स्ट है आपका 66 नंबर, WAP7 लोको में जब कोई एक सब सिस्टम आइसोलेट हो जाता है तो कौन सा संकेत दिखाई देता है। तो इसमें होता है प्रायोरिटी 1 फॉल्ट। ठीक है, तो ऑप्शन और आपका जो होगा एक राइट होगा। जब WAP7 लोको में कोई सब सिस्टम आइसोलेट होता है तो ड्राइवर को चेतावनी देना हेतु आपका प्रायोरिटी नंबर 1 फॉल्ट संकेत प्रदर्शित होता है। ठीक है, तुरंत ध्यान देना आवश्यक होता है। इसमें सिस्टम को और नुकसान से बचाता है। नेक्स्ट है WAP7 लोकोमोटिव में VCD को एक्नॉलेज करने के लिए कौन सा स्विच दबाया जाता है। तो इसमें PSA दबाया जाता है। ठीक है, PSA। तो ऑप्शन आपका जो होगा एक राइट होगा। WAP7 लोको में VCD यानी विजिलेंस कंट्रोल डिवाइस को स्वीकार करने के लिए PSA स्विच दबाया जाता है। ठीक है, VCD चालक की सतर्कता सुनिश्चित कराता है। साथ ही आपका PSA आपका रीसेट VCD अलार्म साइकिल करता है। ठीक है, अलार्म रीसेट ये करता है। साथ ही स्वीकार न करने पर ब्रेक स्वतः लग जाता है। नेक्स्ट है WAP7 लोकोमोटिव में किन परिस्थितियों में आपका प्रायोरिटी नंबर 1 संकेत स्क्रीन पर दिखाई देगा। तो कब दिखाई देता है आपका
सभी कंडीशन में यदि आपका इमर दबाव जो है 6.4 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से कम हो या आपका रीसर्वर सेट किया जाए। साथ ही यदि पार्किंग ब्रेक छोड़े बिना लोको चलाया जाए, यदि बीपी को 5 kg या 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक चार्ज किए बिना लोको चलाया जाए तो इस कंडीशन में आपका ग्लो होता है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका जो होगा डी राइट होगा। यहाँ पे देखें तो ऊपर सारे पॉइंट आपको डिस्कस कर दिए। अब देखिए 69 नंबर है, WAG9 लोकोमोटिव में यदि आपका ZTEL स्विच ऑन स्थिति में हो तो अधिकतम IET कितना होगा, तो 300 kN होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका जो होगा एक राइट होगा। ठीक है, WAG9 लोको में ZTEL ऑन स्विच होने पर ट्रैक्शन सिस्टम अधिकतम 300 kN IET की अनुमति देता है, जिससे भारी लोड खींचा जा सके। ठीक है, ZTEL ट्रैक्शन एफर्ट लिमिट को नियंत्रित करता है, साथ ही अधिक IET से खींचने की क्षमता बढ़ाती है। मुक्त भारी माल संचालन में इसका उपयोग किया जाता है। 17वां प्रश्न है आपका, WAG9 लोकोमोटिव में सिटी शेड्यूल की अवधिकता क्या होता है। WAG9 लोकोमोटिव में सिटी शेड्यूल की जो अवधिकता होता है वो 270 डेज होता है। तो ऑप्शन आपका जो होगा बी राइट होगा। ठीक है, WAG9 लोको का सिटी शेड्यूल रख रखाव मानकों के अनुसार जो है प्रत्येक 270 दिन में किया जाता है। नियत रखरखाव से विश्वसनीयता बढ़नी रहती है। सिटी शेड्यूल में निरीक्षण और परीक्षण शामिल है। समय पर शेड्यूल में अचानक खराबी कम होती है। WAP7 लोको में आपका कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक CPU रैक किस क्यूकल के नीचे दिया जाता है, तो होगा SB1। तो ऑप्शन और आपका जो होगा बी राइट होगा। ठीक है, WAP7 लोको में कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स 1 VCU1 रैक SB1 क्यूकल के नीचे लगाया जाता है, जिससे रखरखाव आसान होता है। साथ ही आपका VCU जो है ट्रैक्शन और सहायक प्रणालियों को नियंत्रित करती है। सही माउंटिंग से कंपन सुरक्षा मिलती है। साथ ही आपका आसान पहुंच और आपका ट्रबल शूटिंग सरल होती है। ठीक है, तो ट्रबल शूटिंग जो है इसे आपका आसान हो जाती है। नेक्स्ट है, WAP7 लोकोमोटिव में IGBT आधारित ऑक्सिलरी कन्वर्टर की रेटिंग क्या है। तो WAP7 लोकोमोटिव में IGBT आधारित ऑक्सिलरी कन्वर्टर की रेटिंग 130 की भी है। तो ऑप्शन आपका जो होगा एक राइट होगा। ठीक है, WAP7 लोको में IGBT आधारित आपका ऑक्सिलरी कन्वर्टर की रेटिंग जो है 130 के भी होती है, जो आपका ब्लोअर कंप्रेसर और कंट्रोल सर्किट सप्लाई देता है। ठीक है, ऑक्सिलरी कन्वर्टर सहायक लोड को सप्लाई देता है। IGBT उच्च दक्षता और तेज स्विचिंग देता है। स्थिर सप्लाई से लोगों की विश्वसनीयता बढ़ती है। उसके बाद GTO आधारित ऑक्सिलरी कन्वर्टर वाले WAG9 लोको में कितने EMRE मॉड्यूल होते हैं, तो टोटल कितने होते हैं, तो ऑप्शन आपका जो होगा सी राइट होगा, 9 होगा। GTO आधारित ऑक्सिलरी कन्वर्टर वाले WAG9 लोको में पावर कन्वर्जर और आपका रिडंडेंसी के लिए 9 EMRE मॉड्यूल लगाए जाते हैं। ठीक है, EMRE मॉड्यूल पावर का रेक्टिफिकेशन और कन्वर्जन करते हैं। साथ ही आपका अधिक मॉड्यूल से लोड शेयरिंग जो होती है इससे बेहतर होती है और रिडंडेंसी से आपका सिस्टम की आपका जो है रिएबिलिटी बढ़ती है। 74 नंबर प्रश्न है, WAP7 लोकोमोटिव से ऑक्सिलरी कंप्रेसर किस सप्लाई पर कार्य करते हैं। WAP7 लोकोमोटिव में ऑक्सिलरी कंप्रेसर जो है 110 वोल्ट DC पे कार्य करता है। तो ऑप्शन और आपका जो होगा सी राइट होगा। ठीक है, WAP7 लोको में ऑक्सिलरी कंप्रेसर जो है 110 वोल्ट DC सप्लाई पर करता है, ताकि मुख्य AC सप्लाई न होने पर भी संचालन संभव हो सके। यानी बैटरी सप्लाई आपातकालीन संचालन सुनिश्चित कराती है। साथ ही आपका DC सप्लाई विश्वसनीयता स्टार्टिंग टॉर्क देती है। मुक्त कंट्रोल एयर आवश्यकताओं हेतु उपयोग होता है। नेक्स्ट है 75 नंबर प्रश्न, WAP7 लोकोमोटिव में कूलिंग मोड में कौन से ऑक्सिलरी मोटर कार्य करते हैं, कौन करते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। दोनों मशीन रूम ब्लोअर एवं उनके स्क्वेंजर जो ब्लोअर होते हैं वो वर्क करते हैं। ठीक है, तो बोथ मशीन रूम ब्लोअर एंड देयर स्क्वेंजर ब्लोअर, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा।
ठीक है। WP7 लोको में कूलिंग मोड के दौरान जो है दोनों मशीन ब्रूम ब्लोअर और उसके स्क्वेंजर ब्लोअर कार्य करते हैं ताकि तापमान नियंत्रित रहे। कूलिंग इलेक्ट्रॉनिक्स को अधिक गर्म होने से बचाती है, साथ ही इसका स्क्वेंजर ब्लोअर गर्म हवा को प्रभावी रूप से बाहर निकालते हैं। सही वेंटिलेशन से उपकरण की आयु बढ़ती है। 76 नंबर है, WP7 लोको में समान संचालन के दौरान बैटरी चार्जर को कौन सा ऑक्सिलरी कन्वर्टर सप्लाई देता है? तो आपका ऑक्सिलरी कन्वर्टर नंबर 3, तो ऑप्शन और आपका जो होगा सी राइट होगा। ओके, तो समान संचालन में WP7 लोको को बैटरी चार्जर को ऑक्सिलरी कन्वर्टर 3 सप्लाई देता है, ठीक है। और बैटरी चार्जर 110 वोल्ट DC सिस्टम बनाए रखता है, साथ ही आपका लगातार चार्जिंग से आपातकालीन तैयारी बनी रहती है और कन्वर्टर रिटेंडेंसी से आपका विश्वसनीयता बढ़ती है। 77 नंबर है, WP7 लोकोमोटिव में मशीन रूप में कौन सा कंप्रेसर दिया जाता है? WP7 लोकोमोटिव मशीन रूप में आपका जो कंप्रेसर होता है ऑक्सिलरी कंप्रेसर होता है, तो ऑप्शन और आपका जो होगा बी राइट होगा, ठीक है। WP7 लोको में मशीन रूप में केवल ऑक्सिलरी कंप्रेसर होता है, ठीक है। ऑक्सिलरी कंप्रेसर कंट्रोल एयर सिस्टम को सपोर्ट करता है, साथ ही सही स्थान से कूलिंग और पहुंच बेहतर होती है। मशीन रूप में संवेदनशील विद्युत उपकरण होते हैं। 78 नंबर प्रश्न है, WAG9 लोकोमोटिव में रोटरी स्विच नंबर 152 के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो कौन सा सही है? यह फ्लेवर मोड ऑपरेशन के लिए है, साथ ही इसमें 2 पोजीशन होती है, वह सुरक्षा उपलब्धता प्रदान करता है। 79 नंबर प्रश्न है, WAG9 लोकोमोटिव में मेन कंप्रेसर स्विच जो है RGCP की रेटिंग क्या होती है? तो क्या रेटिंग होती है? 8.5 kg सेंटीमीटर स्क्वायर एंड क्लोज डैश आपका 5.0 kg सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो WAG9 लोको में मेन कंप्रेसर स्विच जो है RGCP 8.5 kg सेंटीमीटर स्क्वायर ओपन और 5.0 kg सेंटीमीटर स्क्वायर क्लोज होता है, जिससे आवश्यक एयर प्रेशर बना रहता है। प्रेशर स्विच अधिक दबाव से बचाता है, साथ ही आपका न्यूमेटिक सिस्टम को स्थिर रखता है। सही सेटिंग से कंप्रेसर की आयु बढ़ती है। और आज का अंतिम प्रश्न 85वां प्रश्न है, WAP7 लोकोमोटिव में यदि A9 हैंडल इमरजेंसी स्थिति में हो तो BP प्रेशर कितना होगा? तो BP प्रेशर आपका 0 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, ठीक है। A9 ब्रेक हैंडल इमरजेंसी स्थिति में होने पर ब्रेक पाइप जो BP प्रेशर होता है 0 होता है, ठीक है, 0 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, इससे पूर्ण आपातकालीन ब्रेक लगते हैं। इमरजेंसी ब्रेक से BP पूरी तरह से खाली हो जाता है, साथ ही आपका जो है तेजतम ब्रेकिंग प्रक्रिया मिलती है। केवल आपात स्थिति में इसका प्रयोग किया जाता है। 81 नंबर प्रश्न है, WAP7 लोकोमोटिव में PTDC का उपयोग कब किया जाता है? WAP लोकोमोटिव में PTDC का उपयोग कब किया जाता है? ये ब्रेक आपका इलेक्ट्रॉनिक फेल्स, तो ऑप्शन और आपका जो है आपका सी राइट होगा, ठीक है। WAP7 लोको में ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक्स फेल होने पर PTDC का उपयोग किया जाता है ताकि बैकअप ब्रेक नियंत्रित मिल सके। PTDC आपातकालीन ब्रेक नियंत्रण प्रदान करता है, साथ ही इलेक्ट्रॉनिक फेलियर में ट्रेन की सुरक्षा सुनिश्चित करती है। केवल असमान परिस्थितियों में इसका उपयोग किया जाता है। 82 नंबर प्रश्न, WAG आपका 12B लोकोमोटिव का बोगी टाइप क्या है? तो WAG आपका 12B लोकोमोटिव का बोगी टाइप जो है आपका वो है, तो ऑप्शन और आपका बी राइट होगा, ठीक है। WAG 12 लोको में BOBO व्यवस्था होती है, जिसे ट्रैक्शन वितरण और कर संचालन बेहतर होता है। BOBO का अर्थ है 2 बोगी प्रत्येक में 2 संचालित एक्सल, ठीक है। बोबो मीन्स होता है 2 बोगी विथ 2 पावर्ड एक्सल ईच, ठीक है। इम्प्रूव एडहेशन एंड आपका मैन्युअरबिलिटी, ठीक है। आधुनिक उच्च शक्ति लोको में समायन होते हैं। 83 नंबर प्रश्न है, WAG9 लोकोमोटिव में कितने आर्च हॉर्न आर्चन इन लगाए जाते हैं? तो क्या लगाए जाते हैं? टोटल जो है 4 लगाए जाते हैं, ऑप्शन आपका डी राइट होगा। WAG9 लोको में विद्युत आर्क और स्वचित नियंत्रित करने हेतु आपका 4 आर्च हॉर्न रिंग लगाए जाते हैं। आर्च हॉर्न इंसुलेटर को फ्लैश ओवर से बचाता है, साथ ही वे आर्क को स्वचित दिशा में ले जाता है। उच्च वोल्टेज ट्रैक्शन उपकरण में इसका उपयोग किया जाता है। 84 नंबर प्रश्न है, किस 3 फेज लोकोमोटिव में ट्रैक्शन लिंक दिए जाते हैं? तो ऑप्शन आपका डी राइट होगा, ऑल ऑफ द गिवन, ठीक है। ट्रैक्शन लिंक सभी 3 फेज लोको WAP5, WAG
9WP7 में दिए जाते हैं ताकि ट्रैक्शन बल का सूचित संचार हो सके। ट्रैक्शन लिंक खिंचाव और ब्रेकिंग बल संचारित करते हैं, बोगी फ्रेम पर तनाव कम करते हैं, स्थिरता और सुरक्षा बेहतर होती है। 85वां प्रश्न है, WAG9 लोकोमोटिव की फ्लेंजर खिंचावट की सीमा क्या है? तो 3 mm है। तो ऑप्शन और आपका जो होगा एक राइट होगा। WAG9 लोको को पहियों की फ्लेंजर खिंचावट की अधिकतम अनुमेय सीमा 3 मिमी होती है, जिससे अधिक होने पर पहिए की प्रोफाइल या बदलना आवश्यक होता है। फ्लेंजर पहियों को रेल पर दिशा नियंत्रण देता है। अधिक खिंचावट से पटरी से उतरने का खतरा रहता है। नियमित पहिया निरीक्षण रख रखाव इसमें अनिवार्य होता है। तो फाइनली जो है आपका प्रोफेशनल जो टॉपिक है पार्ट ए कंप्लीट हुआ। अशोक ने किस धर्म को अपनाया था? तो किसको धर्माया था? तो बौद्ध धर्म को अपनाए थे। तो ऑप्शन पर आपका जो होगा एक राइट होगा। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया और अहिंसा, शांति तथा धर्म मार्ग पर चलने लगे थे। अशोक जो थे आपके मौर्य वंश के शासक थे। कलिंग युद्ध काफी इंपॉर्टेंट है। कलिंग युद्ध जो है आपका 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। अशोक ने शिलालेखों में धर्म प्रचारकों द्वारा आपका बौद्ध धर्म का प्रचार किया था। दूसरा प्रश्न है कि बुद्ध का स्वनाम क्या था? तो क्या नाम था? सिद्धार्थ। बुद्ध का जो वास्तविक नाम था आपका सिद्धार्थ था। तो ऑप्शन आपका जो होगा एक राइट होगा। गौतम बुद्ध का जन्म जो है सिद्धार्थ गौतम नाम से हुआ था। सिद्धार्थ का जन्म लुम्बिनी जो वर्तमान में भी नेपाल में स्थित है, उनके पिता का नाम था सुयोधन। उन्होंने बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति की थी। नेक्स्ट है 4वां प्रश्न, रेफ्रिजरेशन सिस्टम का कौन सा भाग ठंडे स्थान से उष्मा अवशोषित करता है? तो कौन सा करता है? एवोपरेटर। तो ऑप्शन नंबर आपका जो होगा सी राइट होगा। एवोपरेटर रेफ्रिजरेंट ठंडे स्थान से उष्मा अवशोषित करता है और वाष्प में परिवर्तित करता है। एवोपरेटर रेफ्रिजरेशन सिस्टम का शीतलन भाग होता है। एवोपरेटर से कम दाब पर उष्मा अवशोषण करता है और एवोपरेटर में रेफ्रिजरेंट द्रव से वाष्प में बदलता है। ठीक है, तो उष्मा कौन अवशोषित करता है? आपका एवोपरेटर। और उष्मा को कौन रिमूव करता है, बाहर कौन करता है? तो ये करता है आपका कंडेंसर। ठीक है, कंप्रेसर का क्या वर्क है? तो एक रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करता है हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर में। नेक्स्ट है रेफ्रिजरेंट को इवोपरेटर्स में प्रवेश से पहले दाब पर करने के लिए कौन सा उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो रेफ्रिजरेटर को इवोपरेटर में प्रवेश करने से पहले क्या करते हैं? तो ऑप्शन और आपका जो होगा सी राइट होगा, एक्सपेंशन वाल्व। ये होता है आपका एक्सपेंशन वाल्व जो दाब को कम कर देता है। तो ऑप्शन और आपका जो होगा सी राइट होगा। विस्तार वाल्व कंडेंसर से आने वाले उच्च दाब वाले तरल रेफ्रिजरेंट का दाब कम करता है और उसे कम दाब पर इवोपरेटर में प्रवेश करने देता है। आपका विस्तार वाल्व रेफ्रिजरेंट से प्रवाह को नियंत्रित करता है। विस्तार वाल्व में दाब घटने से रेफ्रिजरेंट आंशिक रूप से वाष्पीकृत हो जाता है और इसे समान प्रकार के कैपिलरी ट्यूब और थर्मोस्टेटिक विस्तार वाल्व होते हैं। 6वां प्रश्न है भारत में राष्ट्रीय आपातकाल किस वर्ष घोषित किया गया था? भारत में राष्ट्रीय आपातकाल जो था 1975 ईस्वी में लगा था। तो ऑप्शन आपका जो होगा बी राइट होगा। ठीक है, भारत में 1975 में अनुच्छेद 352 का उपयोग करते हुए आपका आंतरिक अशांति के कारण जो है राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था। ठीक है, कब लागू हुआ था? तो 25 जून 1975 से 21 मार्च 1970 तक रहा था। यह प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय हुआ था। तो ये जो आपका लगा था प्रधानमंत्री उस समय इंदिरा गांधी थी। ठीक है, आपातकाल के दौरान जो है मौलिक अधिकार निलंबित कर दिया जाता है। नेक्स्ट है भारतनाट्यम नृत्य की उत्पत्ति भारत के किस राज्य में हुई थी? भारतनाट्यम जो है आपका तमिलनाडु का है। ठीक है, कथकली किसका कहाँ का है? तो आपका केरल का है। कथक कहाँ का है? तो उत्तर भारत की है। उसके बाद यहाँ पे कुचिपुड़ी कहाँ का है? तो आंध्र प्रदेश का है, ध्यान रखिएगा। तो भारतनाट्यम की उत्पत्ति तमिलनाडु में हुई थी। यह दक्षिण भारत में मंदिरों को पारंपरिक रूप से प्रस्तुत किया जाता था। ठीक है, भारतनाट्यम भारत के सबसे प्राचीन शास्त्र नृत्यों में से एक है। इसे पहले सादिर नृत्य कहा जाता था। तो काफ़ी कई एक बार यहाँ पे पूछा गया है कि सादिर नृत्य कहाँ होता है? तो ये कहाँ होगा? आपका तमिलनाडु में। या आपका पूछा जा सकता है कि भारतनाट्यम का अन्य नाम क्या है? तो सादिर नृत्य है। इस नृत्य में आपका भाव, भागिमा और ताल पर विशेष बल दिया जाता है। 8वां प्रश्न है लावनी भारत के किस राज्य की प्रसिद्ध लोक नृत्य है? लावनी जो है आपकी महाराष्ट्र का है। तो ऑप्शन आपका जो होगा बी राइट होगा। लावनी महाराष्ट्र का पारंपरिक लोक नृत्य है जो ढोलकी की ताल पर किया जाता है। ठीक है, लावनी नृत्य और शक्तिशाली तालबद्ध गीतों का संयोजन है। इसका विकास जो है पेशवा काल में हुआ था। यह पुरुष और महिलाओं दोनों कलाकारों द्वारा किया जाता है। 9वां प्रश्न है
एम.एफ. हुसैन मुख्य रूप से किस कला क्षेत्र में संबंधित है? एम.एफ. हुसैन जो है आपका पेंटिंग से संबंधित है, तो ऑप्शन और आपका जो होगा सी राइट होगा। एम.एफ. हुसैन प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार थे और आपका प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के संस्थापक सदस्य थे। ठीक है, भारत का पिकासो भी उनको कहा जाता है। ठीक है, और उनकी चित्रकला में भारतीय संस्कृति और आपका पौराणिक विषय दिखाई देती है। उन्हें आपका पद्म भूषण पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। 10वां प्रश्न है, उस्ताद अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए प्रसिद्ध है? उस्ताद जो है अमजद अली खान जो है सरोद वादक थे, तो ऑप्शन आपका जो होगा सी राइट होगा। उस्ताद अमजद अली खान विश्व प्रसिद्ध सरोद वादक है, जिन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय बनाया था। वे सोनिया बंगाश घराने से संबंधित हैं। उन्हें पद्म श्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। सरोद बिना फ्रेट वाला तंतुवाद्य यंत्र होता है। इसकी उत्कृष्ट मंदिर वास्तुकला और मूर्ति के लिए यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित किया गया था। ठीक है, खजुराहो मंदिर का निर्माण चंदेल वंश द्वारा आपका 10वीं 12वीं शताब्दी में किया गया था। ये नागर शैली की वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। खजुराहो को वर्ष 1986 में यूनेस्को विश्व धरोहर में घोषित किया गया था। ठीक है, यूनेस्को विश्व धरोहर घोषित कब किया गया था? तो 1986 ईस्वी में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा त्यौहार फसल कटाई से संबंधित है? तो इसमें जो है आपका पोंगल संबंधित है, तो ऑप्शन आपका जो है एक राइट होगा। पोंगल मुख्य रूप से तमिलनाडु में मनाया जाने वाला आपका एक फसल उत्सव है, जो सूर्य देव को कृषि समृद्धि के लिए धन्यवाद देने हेतु मनाया जाता है। पोंगल जनवरी महीने में मनाया जाता है। ठीक है, यह उत्तरायण काल की शुरुआत को भी दर्शाता है। इस पर्व पर पोंगल नामक मिठाई बनाई जाती है। नेक्स्ट है, वार्षिक नाव दौड़ उत्सव भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो केरला में किया जाता है, तो ऑप्शन और आपका जो है एक राइट होगा। प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी नौका दौड़ अन्य वार्षिक नौका दौड़ केरल में आयोजित किया जाता है। तो ये नेहरू ट्रॉफी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखिएगा। नेहरू ट्रॉफी नौका दौड़ से संबंधित है। सर्प नौकाओं को आपका चुंदन बल्लम कहा जाता है। सर्प नौकाओं को क्या कहता है? चुंदन बल्लम कहा जाता है। नेहरू ट्रॉफी नौका दौड़ और अल पप्पुझा और पुन्नम माडा झील में होती है। कहाँ होता है? अल पुझा और पुन्नम माडा झील में होती है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नौका दौड़ में ओणम उत्सव। संविधान का अनुच्छेद जो है 66 उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। राज्य विधानसभाएं इस चुनाव में भाग नहीं लेती है, तो ध्यान रखिएगा, राज्य विधानसभा इस चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। मतदान जो है आपका अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से होती है। नेक्स्ट है, सीएजी भारत के किन खातों का लेखा परीक्षण करता है? किन का करता है? तो ऑप्शन आपका डी, केंद्र सरकार, राज्य सरकार एवं अन्य प्राधिकरण का करता है। ठीक है, सीएजी केंद्र सरकार, राज्य सरकार द्वारा। 17वां प्रश्न है, भारतीय संविधान भारत को किस प्रकार का राज्य बताता है? तो किस प्रकार बताता है? तो यूनियन ऑफ स्टेट, तो ऑप्शन और आपका सी राइट होगा, राज्यों का संघ। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद नंबर 1 में। संघ जो होता है, संघ शब्द भारत की। 18वां प्रश्न है, भारतीय संसद का निचला सदन किसे कहा जाता है? तो लोकसभा को कहा जाता है, तो ऑप्शन और आपका जो होगा डी राइट होगा। ठीक है, लोकसभा संसद का निचला सदन होता है। वह सीधे जो जनता का प्रतिनिधित्व करता है। लोकसभा के सदस्य जनता द्वारा सीधे चुने जाते हैं। लोकसभा की वर्तमान अधिकतम सदस्य संख्या जो है 543 है। लोकसभा का कार्य का समय 5 वर्षों का होता है। तो निचला सदन कौन सा है? तो आपका लोकसभा। उच्च सदन कौन सा है? तो राज्यसभा। वर्तमान में लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? तो अभी वर्तमान में कितना है? 545 है, तो ऑप्शन और आपका होगा सी राइट होगा। वर्तमान में लोकसभा की कुल संख्या जो है 500। भारतीय संविधान की स्थिति को लागू हुआ था, तो कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को, तो ऑप्शन और आपका जो होगा बी राइट होगा। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, जिसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। संविधान को 26 नवंबर 1950 को अपनाया गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। यह विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। 21वां प्रश्न है, संसद में कार्य संचालन के लिए संविधान में कौन सी भाषाएं निर्धारित है? तो कौन सी है? हिंदी एंड इंग्लिश, तो ऑप्शन और आपका होगा डी राइट होगा। संविधान का अनुच्छेद 120 में कार्य संचालन के लिए हिंदी या अंग्रेजी भाषा निर्धारित है। अनुमति मिलने पर सदस्य अपनी मातृभाषा का उपयोग कर सकता है। हिंदी संघ की राजभाषा है। हिंदी क्या है? संघ की आपकी राजभाषा है। अंग्रेजी सहायक राजभाषा के रूप में जारी है। 22वां प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय किस विषय में सीधे आदेश जारी कर सकता है? किस विषय में? आपका फंडामेंटल राइट्स ओनली, तो ऑप्शन आपका जो होगा सी राइट होगा।
अनुच्छेद जो है आपका 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकार की रक्षा हेतु सीधे रिट जारी कर सकता है। ठीक है, यानी अनुच्छेद 332 संविधान की आत्मा और हृदय भी कहा जाता है। तो काफी इंपॉर्टेंट ये अनुच्छेद है, जरूर ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा या हृदय भी कहा जाता है। और उच्च न्यायालय का अनुच्छेद 226 के अंतर्गत रिट जारी कर सकता है। जैसे यहाँ पे जो है आपका सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 का उपयोग करके जारी कर सकता है, उसी प्रकार आपका जो हाई कोर्ट है अनुच्छेद 226 के उपयोग करके रिट जारी कर सकते हैं। रिट में आपका बंदी प्रत्याशीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा शामिल होते हैं। 23 नंबर प्रश्न है, राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति कौन होता है? राज्यपाल के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति जो है आपका ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, गवर्नर ऑफ द स्टेट। ठीक है, राज्य का राज्यपाल होता है। भारत के अधिकांश राज्यों में राज्यपाल विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति होते हैं। राज्यपाल राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपति की नियुक्ति करते हैं। कुलाधिपति की शक्तियां राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम द्वारा निर्धारित होती है। केंद्रीय विश्वविद्यालयों में राष्ट्रपति कुलाधीश होते हैं। तो ध्यान रखिए, राज्य में आपका राज्यपाल और सेंट्रल में आपका होते हैं राष्ट्रपति। 24 नंबर है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? तो कुल 12 सदस्य नामित किए जा सकते हैं। ये कहाँ से होते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा से। ध्यान रखिएगा, ये भी पूछा जाता है किसी किस विषय से। तो साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा से विशेष ज्ञान के अनुभव पर आपका 12 सदस्यों को राज्यसभा में नामित किया जाता है। इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद जो है आपका 80 में किया गया है राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या 245 है। ठीक है, नामित सदस्यों को राष्ट्रपति चुनाव को छोड़कर समान अधिकार प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा बंदरगाह कच्छ की खाड़ी के मुहाने पर स्थित है? कच्छ की खाड़ी के मुहाने पर जो है आपका कांडला पोर्ट है, उसको दीनदयाल पोर्ट के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन आपका सी राइट होगा। कांडला बंदरगाह गुजरात के कच्छ की खाड़ी पर स्थित है। पश्चिम भारत का प्रमुख व्यापारिक बंदरगाह भी है। ठीक है, कांडला जो नाम पड़ा था 2017 में। ठीक है, यह भारत के सबसे बड़े कार्गो संभालने वाले बंदरगाहों में से एक है। ये भी पूछा गया है, कार्गो संभालने वाले बंदरगाह कौन सा है? तो कांडला है। ठीक है, यह दीनदयाल पोर्ट है। यह है प्रकार के जो है कांडला बंदरगाह जो है एक ज्वारीय बंदरगाह है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत में एक सिंग वाले गैंडे मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं? एक सिंग वाले जो गैंडे होते हैं ये असम में पाए जाते हैं। एक सिंग वाला भारतीय गैंडा मुख्य रूप से असम में पाया जाता है, विशेष रूप से काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को विश्व धरोहर एक स्थल है। भारतीय गैंडा को है IUCN द्वारा आपका असुरक्षित श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, भारत के 90% से अधिक गैंडे असम में ही पाए जाते हैं। 27 नंबर है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर ब्रह्मपुत्र नदी को शांगपो कहा जाता है? तो तिब्बत में कहा जाता है। तो ऑप्शन आपका जो होगा डी राइट होगा। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से उत्पन्न होती है, जहाँ इसे यारलुंग या शांगपो भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? यारलुंग या शांगपो भी कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र अरुणाचल प्रदेश में सियांग दिहांग के नाम से प्रवेश करती है। तो अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से? सियांग या दिहांग नाम से। असम में इसे ब्रह्मपुत्र भी कहा जाता है। असम में इसे क्या कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र। बांग्लादेश में इसे जमुना भी कहते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसे जरूर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, व्यावसायिक बैंक सामान्यतः किस खाते पर ब्याज नहीं देता है? देखिए, जो व्यावसायिक बैंक होता है वो करंट डिपॉजिट अकाउंट पे नहीं करता है। ऑप्शन आपका बी राइट होगा। ठीक है, व्यावसायिक बैंक चालू खाते पर ब्याज नहीं देते क्योंकि इनमें अधिक लेन देन और तरलता होती है। चालू खाते मुख्यतः व्यापारियों द्वारा उपयोग किए जाते हैं। चालू खाते में आपका ओवरड्राफ्ट की सुविधा मिलती है। बचत खातों पर मध्यम ब्याज मिलता है। भारतीय रिजर्व बैंक किसके लिए नियामक प्राधिकरण है? भारतीय रिजर्व बैंक जो है बैंकों के लिए है। तो ऑप्शन आपका जो होगा बी राइट होगा। RBI भारत के मुख्य रूप से बैंकों का नियामक है, यानी बैंकों का बैंक भी इसे कहा जाता है RBI को ही। तो जबकि म्यूचुअल फंड और शेयर बाजार का नियमन जो है आपका सेबी के द्वारा किया जाता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है आपको, म्यूचुअल फंड और शेयर बाजार का कौन नियमन करते हैं? तो सेबी के द्वारा किया जाता है। ठीक है, RBI की स्थापना 1935 की RBI अधिनियम 1934 के तहत हुई थी। ठीक है, RBI की स्थापना 1935 में RBI अधिनियम 1934 के तहत हुई थी। RBI भारत की मौद्रिक नीति का नियंत्रित करता है। ये भी काफी अच्छा पॉइंट है, जरूर नोट डाउन करेंगे। सेबी पूंजी बाजार का नियमन करती है। तो ये सारे जो पॉइंट है काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, भारत सरकार खाद्यान्न की खरीद किस संस्था के माध्यम से की जाती है? भारत सरकार खाद्यान्न की खरीद किस संस्था के माध्यम से करती है? तो आपका फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी FCI के माध्यम से। ठीक है, तो ऑप्शन आपका एक राइट होगा। भारतीय खाद्यान्न निगम सरकार की ओर से खाद्यान्न की खरीद करता है ताकि भंडार और सार्वजनिक वितरण किया जा सके।
एफसीआई की स्थापना जो हुआ था 1965 में हुआ था। यह सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित कराती है। एफसीआई का मुख्यालय जो है आपका दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा संगठन भारत की गरीबी का अनुमान लगाता है? गरीबी का जो अब अनुमान लगाता है आपका नीति आयोग। ऑप्शन आपका जो होगा एक राइट होगा। नीति आयोग राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण एवं अन्य आधिकारिक आंकड़ों के आधार पर भारत में गरीबी का आकलन करता है। नीति आयोग ने 2015 में योजना आयोग का स्थान लिया था। तो पहले योजना आयोग के नाम से था और 2015 में योजना आयोग को हटा करके आपका नीति आयोग का निर्माण किया गया था। ठीक है, यह बयामी गरीबी सूचकांक MPI तैयार करता है और गरीबी आंकड़े आपका NSSO द्वारा प्रदान किए जाते हैं। तो ध्यान रखिए, गरीबी के आंकड़े जो है NSSO के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। नेक्स्ट है, निजी नेटवर्क की सुरक्षा बनाए रखने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? इसके लिए फायरवेल होता है। निजी नेटवर्क की सुरक्षा बनाए रखने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? तो फायरवेल। तो ऑप्शन नंबर आपका जो होगा फायरवॉल जो होगा ऑप्शन नंबर आपका D। ठीक है, फायरवॉल सुरक्षा नियमों के आधार पर नेटवर्क ट्रैफिक को नियंत्रित कर निजी नेटवर्क को सुरक्षा करता है। फायरवॉल जो है अनधिकृत पहुंच को रोकता है। यह हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर आधारित हो सकता है। एंटीवायरस मेलवेयर से सुरक्षा करता है और नेटवर्क ट्रैफिक से नहीं करता है। उसके बाद URL से संबंधित पूछा गया है। URL क्या है? तो URL जो है आपका एड्रेस ऑफ वेब पेज और द इंटरनेट। तो ऑप्शन आपका जो होगा एक राइट होगा। आपका URL जो होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इसका एक फुल फॉर्म है। ठीक है, इंटरनेट पर किसी वेब 13 है। ठीक है, इसमें संकल्प, समान आदेश, अधिसूचना, प्रेस विज्ञप्तियाँ भी शामिल होती है। इसका उद्देश्य द्विभाषिक नीति का समान क्रियान्वयन होता है। यह प्रावधान 26 जनवरी 1965 को लागू हुआ था। परंपरागत रूप से संसद की राजभाषा समिति के अध्यक्ष कौन से होते हैं? कौन होते हैं? तो ये होम मिनिस्टर होते हैं। ठीक है, तो परंपरागत रूप से संसद की राजभाषा समिति के अध्यक्ष जो है होम मिनिस्टर होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन आपका D राइट होगा, गृह मंत्री। आपका परंपरा अनुसार जो है केंद्रीय गृह मंत्री संसद की राजभाषा समिति के अध्यक्ष होते हैं। इस समिति का गठन राजभाषा अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत किया गया था। यह समिति राजकीय कार्यों में हिंदी के प्रयोग को प्रगति की समीक्षा करती है। समिति अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करती है। नेक्स्ट है, संसद की राजभाषा समिति का मूल कार्य क्या है? संसद की राजभाषा समिति का जो मूल्य कार्य है D। ठीक है, हिंदी के क्रमिक प्रयोग की समीक्षा करना। ठीक है, समिति का मुख्य कार्य सरकारी प्रयोजनों में हिंदी के क्रमिक प्रयोग की समीक्षा करना और सिफारिश देना होता है। समिति में संसद के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं। यह राजभाषा नीति के अनुपालन की जांच करती है। समिति की रिपोर्ट संसद में प्रस्तुत की जाती है। समिति की रिपोर्ट संसद में प्रस्तुत की जाती है। नेक्स्ट है, राजभाषा अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत जारी किए जाने वाला दस्तावेज हिंदी और अंग्रेजी दोनों में है। यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी किसकी है? तो ये होता है आपका ऑप्शन आपका है एक दस्तावेज हस्ताक्षर करने वाला अधिकारी को। ठीक है, तो ऑप्शन आपका एक राइट होगा। राजभाषा नियम के अनुसार धारा 3 के अंतर्गत दस्तावेज को द्विभाषिक रूप में जारी करने की जिम्मेदारी जो है उस अधिकारी की होती है जो दस्तावेज पर हस्ताक्षर करते हैं। यानी धारा 3 के निर्दिष्ट दस्तावेज को द्विभाषिक रूप से जारी करना अनिवार्य कराता है। यह जिम्मेदारी व्यक्तिगत एवं आधिकारिक होती है। प्लान न करने पर प्रशासनिक कार्रवाई हो सकती है। 46वां प्रश्न है, किस स्थिति में किसी दस्तावेज अंग्रेजी अनुवाद मांगा जा सकता है? किस स्थिति में मांगा जा सकता है? ए, जब दस्तावेज कानूनी या तकनीकी प्रकृति का हो। ठीक है, तो ऑप्शन आपका एक राइट होगा। जब कोई दस्तावेज कानूनी या तकनीकी प्रकृति का होता है तब उसकी स्पष्टता और शुद्धता के लिए अंग्रेजी अनुवाद मांगा जाता है। ठीक है, हिंदी प्राथमिक राजभाषा बनी रहती है। अनुवाद कानूनी शुद्धता सुनिश्चित कराता है। यह प्रावधान तकनीकी मामले में गलत व्याख्या से बचाता है। 47वां प्रश्न है, राजभाषा नियम 12 के अनुसार कार्यालय में राजभाषा अधिनियम एवं उसके अंतर्गत बनाए गए नियम की समुचित अनुपालन की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो किसका होता है? ये जो होगा ऑप्शन आपका C राइट होगा, कार्यालय के प्रशासनिक प्रमुख का। तो ऑप्शन आपका C राइट होगा। राजभाषा नियम 12 के अनुसार कार्यालय का प्रशासनिक प्रमुख अधिनियम एवं नियम के उचित अनुपालन के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, यानी प्रशासनिक प्रमुख कार्यान्वयन सुनिश्चित कराता है। राजभाषा अधिकारी सहायता करते हैं पर अंतिम जिम्मेदारी प्रमुख की ही होती है। नियमित निरीक्षण से अनुपालन सुनिश्चित किया जाता है। 48वां प्रश्न है, हिंदी के कार्यसाधक ज्ञान वाले कर्मचारी की परिभाषा किस नियम के अंतर्गत दिया गया है? तो कार्य साधक ज्ञान वाले कर्मचारी की परिभाषा जो है ऑप्शन नंबर आपका D दिया गया। राजभाषा नियम 1976 के 10 में दिया गया है। राजभाषा नियम 1976 के 10 में हिंदी के कार्य साधक ज्ञान वाले कर्मचारी की परिभाषा दी गई है। ठीक है, कार्य साधक ज्ञान
का अर्थ हिंदी पढ़ना लिखना और समझना होता है। यह नियम कर्मचारियों की भाषा दक्षता को मूल्यांकन में सहायक होता है। राजभाषा नियम 1963 के अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए हैं। 49वां प्रश्न है, राजभाषा नियम के अनुसार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को हिंदी प्रयोग के आधार पर कितने क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है? तो कितने में किया है? 3 क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है, समूह क, ख और ग। तो ऑप्शन आपका सी राइट होगा। ठीक है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को हिंदी प्रयोग के आधार पर 3 क्षेत्रों में क, ख, ग में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, क में हिंदी भाषी राज्य है और ख में आपका आंशिक हिंदी भाषी राज्य, ग में गैर हिंदी भाषी राज्य। 50 नंबर है, संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए अंकों का कौन सा रूप प्रयोग किया जाना चाहिए? तो कौन सा किया जाना चाहिए? ऑप्शन आपका एक राइट होगा, भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 343 के 2 के अनुसार संघ के शासकीय प्रयोजन के लिए भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय अंक का मतलब 0 से लेके 9 तक। ठीक है, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इसी से सारे अंक बनते हैं। देवनागरिक अंकों का उपयोग वैकल्पिक होता है, यह विलोक में वैश्विक एकरूपता सुनिश्चित कराता है। 59वां प्रश्न है, रेलवे कर्मचारी की साहित्यिक प्रतिभा को प्रोत्साहित करने हेतु कविता संग्रह के लिए कौन सी पुरस्कार योजना प्रारंभ की गई है? तो कविता संग्रह के लिए जो है आपका मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार है। तो ऑप्शन आपका जो है एक राइट होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार योजना रेलवे कर्मचारियों को कविता संग्रह लेखन प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के लिए है। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त प्रसिद्ध हिंदी कवि थे। यह योजना रेलवे में हिंदी साहित्यिक संस्कृति को बढ़ावा देती है। आपका गद्य और नाटक श्रेणियों के लिए अलग पुरस्कार भी होते हैं। 52 नंबर प्रश्न है, वैज्ञानिक एवं तकनीकी राजभाषा विषयों में मौलिक पुस्तक लेखन को प्रोत्साहित करने हेतु कौन सी पुरस्कार योजना प्रारंभ की गई है? इसमें जो है आपका लाल बहादुर शास्त्री तकनीकी मौलिक लेखन पुरस्कार योजना। ठीक है, तो ऑप्शन आपका एक राइट होगा। यह योजना हिंदी और तकनीकी शब्दावली को विकास को बढ़ाती है और यह पुरस्कार प्रति वर्ष प्रदान किए जाते हैं। राजभाषा नीति के कार्यान्वयन को सुदृढ़ करती है। 53 नंबर प्रश्न है, केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष जो होते हैं आपका प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो ऑप्शन आपका जो होगा सी राइट होगा। भारत के प्रधानमंत्री केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष होते हैं। भारत के प्रधानमंत्री केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, केंद्रीय हिंदी समिति हिंदी नीति के क्रियान्वयन की शीर्ष संस्था होती है। यह राजकीय कार्यों में हिंदी प्रयोग की प्रगति को समीक्षा करती है और बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। 54 नंबर प्रश्न है, रेलवे हिंदी सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? ये रेल मिनिस्टर होते हैं। तो ऑप्शन आपका डी राइट होगा। रेल मंत्री रेलवे हिंदी सलाहकार समिति के अध्यक्ष होते हैं। समिति रेलवे में हिंदी के प्रचार पर परामर्श करते हैं। वरिष्ठ रेलवे अधिकारी समिति के सदस्य होते हैं और यह राजभाषा नीति के अनुपालन में सहायक होती है। और आज का अंतिम प्रश्न है पार्ट बी का, केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए हिंदी का एक प्रारंभिक पाठ्यक्रम कौन सा है? तो प्रारंभिक जो है आपका प्राज्ञा है। तो ऑप्शन आपका सी राइट होगा। प्राज्ञा जो है केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए निर्धारित प्रारंभिक हिंदी पाठ्यक्रम है। प्रबोध आधारभूत स्तर का पाठ्यक्रम है और प्राज्ञ कार्यात्मक हिंदी पर केंद्रित है और प्रवीण उच्च स्तर का पाठ्यक्रम है। पहला प्रश्न है, व्हाट इज स्टैंडर्ड फॉर्म 7 यूज्ड अंडर रेलवे सर्वेंट D&A रूल्स? यानी रेलवे सेवक अनुशासन एवं अपील नियम के अंतर्गत मानक प्रपत्र 7 किसके लिए उपयोग किया जाता है? तो किसके लिए उपयोग किया जाता है? अपॉइंटमेंट ऑफ इंक्वायरी ऑफिसर के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन आपका जो होगा बी राइट होगा। ठीक है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में देखें तो ASF 1 जो है आपका निलंबन आदेश के लिए किया जाता है। ASF 11 जो है आपका जो है माइनर पेनल्टी के लिए किया जाता है और ASF 7 आप लोग बताए कि अपॉइंटमेंट ऑफ इंक्वायरी ऑफिसर के लिए किया जाता है। यहाँ ध्यान रखिएगा, एक ASF 5 होता है, ASF 5 होता है मेजर पेनल्टी के लिए होता है। ASF 11 माइनर पेनल्टी, ASF 5 मेजर पेनल्टी के लिए होगा। नेक्स्ट है 2 नंबर प्रश्न कि व्हिच अथॉरिटी इज empowered to order cut in pension of a retired railway servant under D&A rule proceedings? यानी D&R नियम के अंतर्गत सेवानिवृत्त रेलवे कर्मचारी की पेंशन में कटौती करने का अधिकार किसके पास में है? तो ये जो है आपका राष्ट्रपति के पास में है। यहाँ पे कोई भी चाहे DRM हो, GM हो, AGM हो, ये नहीं कर सकते हैं। भारत के राष्ट्रपति के ऑर्डर से ही ये किया जा सकता है। तो ऑप्शन आपका जो होगा डी राइट होगा। रेलवे अनुशासन एवं अपील नियम के अनुसार सेवानिवृत्ति कर्मचारी की पेंशन में कटौती करने का अधिकार केवल भारत के राष्ट्रपति को है। ठीक है, पेंशन रेलवे सेवा पेंशन नियम के अंतर्गत नियंत्रित होती है। पेंशन को प्रभावित करने वाली बड़ी सजाओं हेतु राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक होती है। DRM GM सेवानिवृत्ति कर्मचारी को पेंशन की कटौती का आदेश नहीं दे सकता है। नेक्स्ट है 3वां प्रश्न है, क्या रेलवे सेवक को D&A नियम के अंतर्गत उनकी भर्ती श्रेणी से नीचे पद या ग्रेड में घटाया जा सकता है? ऐसा बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। तो ऑप्शन आपका जो होगा बी राइट होगा। D&A नियम के अनुसार किसी कर्मचारी को उसकी भर्ती श्रेणी से नीचे पद ग्रेड में नहीं घटाया जा सकता है। यानी पदोन्नति D&A नियम के अंतर्गत एक सबसे बड़ी सजा होती है। भर्ती ग्रेड सेवा का न्यूनतम आपका
अनुमत स्तर होता है। वेतन संरक्षण नियम केवल अनुमत ग्रेड के भीतर ही लागू होता है। तो जिस लेवल पे ज्वाइन किए हैं उससे नीचे उनको नहीं भेजा जा सकता है DNA रूल के अंतर्गत। नेक्स्ट है, सेवा के दौरान मृत्यु होने पर रेलवे कर्मचारी के परिवार को रेलवे आवास समान किराए पर कितने माह तक रखने की अनुमति होती है? कितने माह तक होती है? ये 24 माह तक होती है। तो ऑप्शन आपका जो होगा डी राइट होगा। रेलवे आवास नियम के अनुसार सेवा के दौरान मृत्यु होने पर कर्मचारी के परिवार को 24 माह तक समान किराए पर आवास रखने की अनुमति होती है। समान किराया रेलवे आवास मानक लाइसेंस शुल्क होता है। अनुमति अवधि के बाद आपका डैमेज रेंट लागू भी हो जाता है। ठीक है, यह सुविधा परिवार को संक्रमण काल में सहायता देने हेतु किया जाता है। नेक्स्ट है, क्षेत्रीय स्तर पर रेलवे कर्मचारी की प्रबंधन में भागीदारी बैठक कितनी अवधि में होती है? तो ये जो प्रेम की बैठक होती है आपका वंस इन 3 मंथ्स, 3 माह में एक बार होता है। तो ऑप्शन आपका जो होगा सी राइट होगा। ठीक है, क्षेत्रीय स्तर पर जो प्रेम की बैठक होती है 3 माह में एक बार, यानी 1 साल में अगर पूछे तो कुल मिलाकर के 4 बैठकें होती है, ताकि प्रबंधन और कर्मचारियों के बीच में आपका नियमित संवाद बना रहे। प्रेम का अर्थ है आपका पार्टिसिपेशन ऑफ रेलवे एम्प्लॉय इन मैनेजमेंट। ठीक है, प्रबंधन में रेलवे कर्मचारियों की भागीदारी। ठीक है, प्रेम सहयोगात्मक निर्णय प्रक्रिया को बढ़ावा देता है। मंडल स्तर की प्रेम बैठक की समय सारणी अलग होती है। 6वां प्रश्न है, रेलवे कर्मचारियों के लिए चाइल्ड केयर लीव की अधिकतम सीमा क्या है? देखिए, चाइल्ड केयर लीव की अधिकतम जो सीमा है अभी वर्तमान समय में आपका 730 है। रेलवे कर्मचारी अपनी पूरी सेवा अवधि में आपका अधिकतम 730 दिन 2 वर्ष का चाइल्ड केयर अवकाश मिलता है। ठीक है, चाइल्ड केयर लीव मुक्त महिलाओं कर्मचारियों को प्रदान किया जाता है। ठीक है, इन्हें कई कारण से लिया जा सकता है। CCL अधिकतम 2 जीवित बड़े बच्चों के लिए अनुमति होती है। ठीक है, रेलवे कर्मचारी द्वारा उपयोग न की गई ज्वाइनिंग टाइम अवधि उसके अवकाश खाते में किस रूप में जमा की जाती है? तो किस रूप में जमा की जाती है? लीव ऑन एवरेज पे। ठीक है, औसत वेतन अवकाश। तो ऑप्शन आपका जो बी राइट होगा। उपयोग न की गई ज्वाइनिंग टाइम अवधि कर्मचारी के अवकाश खाते को औसत वेतन अवकाश LAP के रूप में जोड़ी जाती है। ठीक है, ज्वाइनिंग टाइम स्थानांतरण या प्रथम नियुक्ति पर दिया जाता है। LAP को अर्जित अवकाश भी कहा जाता है। ठीक है, अर्नड लीव और आकस्मिक अवकाश खाते में ये जमा नहीं होते हैं। ठीक है, तो LAP कितने मिलते हैं? 1 ईयर में आपको 30 डेज मिलते हैं और CL जो है आपको 8 डेज मिलते हैं। जो नेक्स्ट है 8वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा DNAR नियम 6 के अंतर्गत दंड नहीं है? यहाँ पे जो दिया गया है निलंबन, ये दंड नहीं होता है, सस्पेंशन नहीं होता है। तो ऑप्शन आपका जो होगा सी राइट होगा। देखिए, आपका निलंबन जो है DNAR नियम के अंतर्गत दंड नहीं है। यह केवल जांच या अनुशासनात्मक कार्रवाई के दौरान एक अस्थायी प्रशासनिक कार्रवाई होती है। ठीक है, नियम 6 छोटी और बड़ी सजाओं को प्रभावित करती है। तो जो नियम 6 है आपका छोटी हो या बड़ी सजाओं को प्रभावित करती है। निंदा और वेतन वृद्धि रोकना छोटी सजाएं होती है। ठीक है, यानी सेंसियोर और आपका विथहोल्डिंग द इंक्रीमेंट ये सब है आपका जो है कौन सा है? तो माइनर पेनल्टी में आता है। अनिवार्य सेवानिवृत्ति एक बड़ी सजा है, यानी आपका ये मेजर पेनल्टी होता है। तो जैसा कि आप लोग बताएं कि माइनर पेनल्टी के लिए SF 11 और आपका बड़ी सजा के लिए जो मेजर होते हैं उनके लिए SF 5 दिया जाता है। 9वां प्रश्न, रेलवे कर्मचारी की आपका समर्पित यानी कमिटेड पेंशन कितने समय बाद पुनः बहाल होती है? ये आपका 15 साल के बाद में बहाल होती है। तो ऑप्शन आपका जो होगा 14वां प्रश्न है, मंडल स्तर पर रेलवे पक्ष से प्रेम बैठक के अध्यक्ष सचिव कौन होते हैं? देखिए, मंडल स्तर पर होता है आपका ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा, जैसे DRM, सचिव, सेक्रेटरी या सीनियर DPO। ठीक है, मंडल स्तर पर जो प्रेम की बैठक में रेलवे पक्ष से DRM अध्यक्ष एवं वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी सीनियर DPO होते हैं। ठीक है, आपका प्रेम प्रबंधन और कर्मचारी के बीच संरचित संवाद सुनिश्चित कराता है। क्षेत्रीय स्तर पर सामान्यतः GM प्रेम बैठक की अध्यक्षता करते हैं। तो जूनियर लेवल पर कौन करते हैं? यहाँ पे देख लीजिएगा, GM करते हैं। पर्सनल डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेट प्रेम एक्टिविटीज। ठीक है, कार्मिक विभाग जो है आपका प्रेम की गतिविधियों का समन्वय करता है। 15वां प्रश्न है, भारतीय रेल में प्रशासन और कर्मचारियों के बीच उत्पन्न विवादों एवं मतभेद के समाधान हेतु कौन सा मंच है? इसके लिए जो है आपका PNM है। PNM का एक बार पूछा गया फुल फॉर्म है परमानेंट नेगोशिएटिंग मशीनरी होता है। तो ऑप्शन आपका एक राइट होगा। यहाँ पे देखिए, भारतीय रेल में प्रशासन और कर्मचारियों के बीच विवादों के समाधान हेतु अस्थायी वार्ता तंत्र PNM अधिकृत मंच है। ठीक है, PNM मुक्त सेवा एवं कार्य परिस्थितियों से जुड़े मामले पर विचार करता है। प्रेम भागीदारी पर केंद्रित होता है, विवाद समाधान पर नहीं होता है। JCM केंद्र सरकार स्तर पर कार्य करता है। JCM जो है केंद्र सरकार के स्तर पर कार्य करता है, यानी JCM जो है ऑपरेट्स सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल्स। ओके, 16वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा मेटल पास का प्रकार है? देखिए, मेटल पास में आपका ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड होता है। तो ऑप्शन आपका सी राइट होगा। ठीक है, भारतीय रेल में मेटल पास के पात्रता के आधार पर आपका कांस्य, चांदी, सोना श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। मेटल पास सेवानिवृत्त
रेलवे कर्मचारियों को जारी किया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, मेटल पास किसको दिया जाता है, तो सेवानिवृत्त रेलवे कर्मचारियों को जारी किया जाता है। उस श्रेणी या अधिक यात्रा सुविधा प्रदान करती है। मेटल पास सामान्यतः आजीवन मान्य होता है। ठीक है, यदि रेलवे कर्मचारी का स्थानांतर 1000 किलोमीटर से अधिक लेकिन 2000 किलोमीटर से कम पर होता है तो अधिकतम अनुमत ज्वाइनिंग टाइमिंग क्या है, 1000 से किमी से अधिक 2000 से कम, तो इसके लिए जो है आपका 12 दिन का समय दिया गया है। ठीक है, अगर 2000 से प्लस होगा तो 15 दिन। ठीक है, तो यहाँ पे ज्वाइनिंग टाइम नियम के अनुसार यदि स्थानांतर दूरी 1000 किमी से अधिक 2000 से किमी से कम तो अधिकतम जो ज्वाइनिंग टाइम है 15 दिन है। ज्वाइनिंग टाइम में यात्रा और समायोजन समय शामिल होते हैं। अधिकतम ज्वाइनिंग टाइम सामान्यतः 15 दिन से अधिक नहीं होता है। दूरी के आधार पर ज्वाइनिंग टाइम निर्धारित किया जाता है। तो जैसा कि उपलब्ध बताएं कि अगर 2000 किलोमीटर से अधिक होगा तो उसमें 15 दिन तक मिल सकता है मैक्सिमम। अगर 2000 से कम हुआ 1000 से अधिक हुआ तो आपको 12 दिन दिया जाएगा। रेलवे सेवाचरण नियम कब बनाए गए थे, रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल जो है ये बनाए थे 1966 में। तो ऑप्शन आपका सी राइट होगा। रेलवे सेवा आचरण नियम वर्ष 1966 में बनाए गए थे। आचरण नियम रेलवे कर्मचारी के आचरण एवं अनुशासन को नियंत्रित करते हैं। यह नियम केंद्रीय सिविल सेवा आचरण नियमों के अनुरूप है। उल्लंघन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। दोस्तों आप लोग बताना चाहूँगा कि संपूर्ण जो है आपका एस्टेब्लिशमेंट के लिए मॉक टेस्ट एप्लीकेशन पर पब्लिश कर दिया गया है। आप बिल्कुल मॉक टेस्ट दे सकते हैं, साथ साथ में आप डिटेल्स सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। तो एक बार जरूर एप्लीकेशन पे आप विजिट करेंगे। 19वां प्रश्न है, DNA नियम 1968 के संदर्भ में किस नियम के अंतर्गत जांच अनिवार्य नहीं है। देखिए रूल नंबर 14 के 2 के अनुसार इसमें जांच की अनिवार्यता नहीं होती है। तो ऑप्शन आपका जो होगा बी राइट होगा। ठीक है, DNA नियम 1968 के अंतर्गत कुछ विशेष परिस्थितियों में नियम 2 के तहत औपचारिक जांच अनिवार्य नहीं होता है। नियम 9 बड़ी सजाओं से संबंधित है। ठीक है, तो नियम जो रूल नंबर 9 है वो बड़ी सजाओं से मेजर पेनल्टी से संबंधित है। साथ ही जांच प्रक्रिया मुक्त नियम 9 और 10 में ही वर्णित किया गया है। छूट केवल नियम में वर्णित शर्तों के अनुसार ही दी जाती है। 29वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा कार्य अवमूल्यन आधारित नीति यानी डिप्रिसिएशन रिजर्व फंड से चार्ज नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे आप काफ़ी अच्छा प्रश्न है। यहाँ पे फिनांस रिलेटेड क्वेश्चन अब आ गया है। तो यहाँ पे है नई लाइन का निर्माण। तो ऑप्शन आपका जो होगा देखें तो यहाँ पे एक राइट आंसर होगा नई लाइन का निर्माण। ठीक है, आपका यहाँ पे देखें तो डिप्रिसिएशन रिजर्व फंड का उपयोग मौजूदा परिसंपत्तियों को प्रतिस्थापना और नवीकरण हेतु होता है, नई परिसंपत्ति निर्माण हेतु नहीं। इसलिए नई लाइन का निर्माण आपका DRF से चार्ज नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अदर कार्य किए जा सकते हैं। ट्रैक का नवीकरण किया जा सकता है, मौजूदा सिग्नलिंग सिस्टम का प्रतिस्थापन किया जा सकता है, पुराने रोलिंग स्टॉक का प्रतिस्थापन किया जा सकता है। ये यानी रिपेयरिंग का कार्य किया जा सकता है, नया निर्माण नहीं होगा। ठीक है, DRF पुराने हो चुके हैं आपका जो है परिसंपत्तियों के प्रतिस्थापना हेतु होता है। नए निर्माण कार्य सामान्यतः कैपिटल फंड से किए जाते हैं। ट्रैक और रोलिंग स्टॉक का नवीकरण DRF से किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे प्लान हेड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे सभी एग्जामों में पूछा जा रहा है, तो प्लान हेड जरूर ध्यान रखेंगे। प्लान हेड यहाँ पे 51 पूछा है। प्लान हेड 51 जो है आपका स्टाफ क्वार्टर से संबंधित है, कर्मचारी आवास से। तो ऑप्शन और आपका सी राइट होगा। ठीक है, प्लान हेड आपका जो है 51 भारतीय रेल में कर्मचारी आवास के निर्माण एवं सुधार हेतु निर्धारित किया गया है। प्रत्येक प्लान हेड का उद्देश्य अलग अलग निर्धारित होता है। यात्री सुविधाएं अलग प्लान हेड के अंतर्गत में आती है। नेक्स्ट है यहाँ पे 22 नंबर, रेलवे को ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत बैंक गारंटी की अभिरक्षा यानी कस्टडी किसकी जिम्मेदारी होती है, किसकी होती है, अकाउंट ऑफिसर का होता है। तो ऑप्शन आपका जो होगा बी राइट होगा। ठीक है, यहाँ पे ठेकेदार द्वारा दी गई बैंक गारंटी की सुरक्षित अभिरक्षा की जिम्मेदारी लेखाधिकारी अकाउंट ऑफिसर को होती है। बैंक गारंटी रेलवे के लिए वित्तीय सुरक्षा होती है। सही अभिरक्षा से दुरुपयोग या हानि को बचाव मिलता है। बैंक गारंटी का रिकॉर्ड लेखा विभाग के पास में होता है। समान कार्य व्यय यानी ऑर्डिनरी वर्किंग एक्सपेंस का मांग संख्या 4 किससे संबंधित है। मांग संख्या 4 जो है आपका रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ पीवे एंड वर्क्स। तो ऑप्शन और आपका जो होगा डी राइट होगा। समान कार्य व्यय की मांग संख्या 4 अस्थायी पथ पीवे एवं कार की अनुरक्षण से संबंधित होती है। ठीक है, समान कार्य व्यय कई मांगों में विभाजित होते हैं। पीवे में ट्रैक, ब्लास्ट, स्लीपर और फिटिंग शामिल होते हैं। उचित अनुरक्षण से सुरक्षित ट्रेन संचालन सुनिश्चित होता है। एक ही प्लान हेड के भीतर एक मद से दूसरी मद में धन का आपका पुनर्वियोजन किसके द्वारा किया जाता है, किसके द्वारा किया जा सकता है, ये जो आपका किया जाएगा रेलवे बोर्ड के द्वारा। तो ऑप्शन और आपका जो होगा बी राइट होगा। एक ही प्लान हेड। प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा मद राजस्व व्यय रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। क्या नहीं किया जा सकता है, तो आपका नई व्हील लेथ की स्थापना पर व्यय। तो ऑप्शन और आपका जो होगा राजस्व व्यय आवर्ती एवं संचालनात्मक प्रकृति का होता है। पूंजीगत व्यय अस्थायी परिसंपत्तियों का सृजन या विस्तार करता है। वेतन और उपभोग सामग्री राजस्व व्यय होते हैं। निम्नलिखित में से किस फंड के अंतर्गत जो है प्रस्ताव में अनिवार्य रूप से ROR प्रतिफल दर दर्शाना आवश्यक होता है।
किसमें होता है? ये होता है आपका कैपिटल में। तो ऑप्शन आपका जो होगा एक राइट होगा। कैपिटल निवेश प्रस्ताव में वित्तीय आपका व्यवहार्यता सिद्ध करने हेतु प्रतिफल दर ROR अनिवार्य रूप से दर्शानी होती है। ROR परियोजनाओं के आर्थिक मूल्यांकन हेतु उपयोग होती है। DRF और DF प्रस्ताव में समानता ROR आवश्यक नहीं होते हैं। कैपिटल कार्य दीर्घकालिक परिसंपत्तियां बनाते हैं। अंतिम संशोधन अनुमान FME समानता किन महीने में तैयार किया जाता है? किन महीनों में तैयार किया जाता है? फरवरी और मार्च में किया जाता है। तो ऑप्शन आपका जो होगा सी राइट होगा। वित्तीय वर्ष के अंत में फरवरी मार्च के दौरान समानता FME तैयार किए जाते हैं। ठीक है, FME अंतिम संशोधित बजट आवश्यकता को दर्शाता है। यह निधि निर्माण या पुनः विनियोजन में सहायक होते हैं। वित्तीय वर्ष 31 मार्च को समाप्त हो जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लेखा विभाग का कार्य नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो बजट आपका प्रिपरेशन, बजट की तैयारी नहीं होता है। ठीक है, जबकि वित्तीय सलाह, आंतरिक जांच, लेखा आपका जो है संधारण, ये सारे होते हैं। तो ऑप्शन आपका जो है एक राइट होगा। बजट तैयार करना मुख्यतः कार्यकारी विभाग का कार्य होता है, जबकि लेखा विभाग वित्तीय सलाह और जांच करता है। लेखा विभाग आंतरिक लेखा परीक्षा एवं वित्तीय नियंत्रण करता है। कार्यकारी विभाग बजट मांग प्रस्तावित करते हैं। लेखा विभाग वित्तीय नियमों के पालन को सुनिश्चित करता है। तो फाइनली ये जो है पेपर आपका कंप्लीट हुआ। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर इसका PDF चाहिए तो आप लोग एप्लीकेशन पे आ सकते हैं। एप्लीकेशन पर ये PDF आपका फ्री में अवेलेबल है। तो आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना। अपने वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।